बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही है। सबसे पहले तज़किरा हो जाए थोड़ा PSL का, और रंगीनियों के साथ बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आते ही धाक बिठा दिया जनाब लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल, और पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला सज गया है। शायकीन क्रिकेट के जोशो खरोश में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। PSL 11 के जो इफ्तिताही मैच में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को बतौर मेहमान वहाँ पर देखा गया है। मोहसिन नकवी साहब खुद वहाँ पर मौजूद थे, और इस इवेंट को इसलिए भी बड़ी अहमियत मिल गई क्योंकि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम खुद ट्रॉफी लेकर पहुंचे स्टेडियम के अंदर। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। वो मुस्कुराते हुए वो आए और ट्रॉफी जो है वो उन्होंने वहाँ पर उसकी रूनुमाई करवाई। लेकिन जी लाहौर कलंदर्स जो है वो इस बार हमें ज़रा नज़र आए कि बड़े ही जोश के साथ, बड़े ही अच्छे अंदाज में खेला पूरी टीम ने। दिखा ना बिल्कुल, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा हैदराबाद को भी, क्योंकि किंग्स बैंड पहली बार मैदान में उतरे हैं लाहौर कलंदर्स के या किसी भी टीम के अगेंस्ट, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मार्जिन उन्हें देना पड़ेगा। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ आएंगे और सीखेंगे अपने खेल से, क्योंकि उनकी टीम के अंदर भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ये जो आप एंट्री देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, और क्रेडिट जाता है तमाम हाजरीन को, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हों, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब हों, तमाम मुंतज़मीन हों, क्योंकि हालात इस तरह के हैं जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि तमाशाइयों के बगैर ये इवेंट हो रहा है। मुख्तलिफ वजूहात हैं, एक तो फ्यूल की बचत किया जाना मकसद है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और हमारे पड़ोस में जो जंगी सूरत हाल है, ख़ित्ता पूरा इस वक्त उसके ऊपर जंग के बादल, परेशानी के बादल मंडला रहे हैं। इसके बावजूद इस इवेंट का होना इस बात की गमासी करता है कि हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं, और हम खेल से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, और अमन का पैगाम इस खेल के जरिए, इस इवेंट के जरिए दे रहे हैं। बिल्कुल जी, और आपने देखा है कि मरियम नवाज साहिबा खुद वहाँ पर मौजूद थी, मोहसिन नकवी साहब खुद वहाँ पर मौजूद थे, चेयरमैन PCB, और साथ ही साथ वहाँ पर जिस तरह से उन्हें अपनी टीमों को, मतलब ये PSL 11 जो है ये तब पाकिस्तान की टीमें हैं, तमाम प्लेयर्स हमारे अपने हैं, और उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब शायकीन क्रिकेट के बगैर क्रिकेट हो रही होती है तो जो मोराल है वो थोड़ा डाउन सा हो जाता है हमारे खिलाड़ियों का। लेकिन उनका मोराल हाई करने के लिए वज़ीर आला साहिबा जब खुद वहाँ पर पहुँची है तो खिलाड़ियों ने भी जमकर खेल पेश किया, और फिर हमारे लाहौर कलंदर्स ने साबित कर दिया कि ये मैच लाहौर के अंदर हो रहा है, तो इसलिए लाहौरी जो है वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत को पाकिस्तान के लिए एक मस्बत पैगाम देते हुए कहा कि इससे दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर होगा। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, ढेरों दुआएं इस इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए। जी हाँ, अब आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब, और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे डील का वक्त गुजर रहा है, ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना चाहिए। ट्रंप ये कहते हैं कि अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं है, नेटो कागजी शेर के सिवा कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बयानात पर बयानात दे रहे हैं, लेकिन इन बयानात का ना तो कोई सर नज़र आता है ना पैर नज़र आता है। इन बयानात पर भी बात करेंगे कि आखिर वक्त किसके पास कम रह गया है या किसका वक्त ख़त्म होता जा रहा है। माहिरीन की राय भी शामिल करेंगे, और फिर बात होगी अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग ने दुनिया भर की मईशतों को हिलाकर रख दिया है। फैलती ईरान जंग एशियाई ममालिक में शदीद माशी मसाइल का सबब बन रही है। पाकिस्तान इससे कितना मुतासर हो रहा है, किस तरह से हमें इसका मुकाबला करना होगा, इस पर भी बात होगी। उसके बाद बात होगी तवानाई बहरान के खदशे के पेश नज़र मुल्क में अब स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। किस तरह से ये मुमकिन हो पाएगा और हुकूमत इसको किस तरह से इंश्योर करवाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्केट्स भी 9 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी, वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा। सरकारी सतह पर भी सिर्फ 2 दिन काम करने के लिए आपको दफातर में आना होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या हिकमत अमली है हुकूमत की जानिब से जो अपनाई जाएगी, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। जी हाँ, और फिर बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की इफ्तिताही मैच। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्स मैन को बासानी शिकस्त दे दी है। क्या स्ट्रेटजी रही लाहौर कलंदर्स की और क्या करना होगा हैदराबाद किंग्स मैन को, और दीगर टीमों की कारकर्दगी कैसी रहने की तवक्को है, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।
उसके बाद बात होगी गैस लाइटिंग, जज्बाती हेर फेर की एक शक्ल होने के साथ साथ नफ्सियाती फरेबकारी भी है। तो गैस लाइटिंग की पहचान क्या है और कौन लोग इसका शिकार होते हैं, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं पहले टॉपिक की जानिब, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। वैसे तो वो बयान देते रहते हैं चुटकुले, बल्कि कहा जाए कि छोड़ते रहते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस बार जो उन्होंने एक और चुटकुला छोड़ा है, वो कहते हैं कि ईरान के पास वक्त ख़त्म हो चुका है, मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त नहीं बचा, नेटो जो है वो कागजी शेर है और वो किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, और अमेरिका जो है वो अब किसी की मदद के बगैर ही ये जंग जीत चुका है। तो जो 10 रोज़ के लिए मज़ीद वक्त दे दिया गया है, उस पर भी बात होगी, और हम देखेंगे कि बार बार कभी 5 दिन का वक्त दिया जाता है, कभी 10 दिन का वक्त दिया जाता है, और अभी फिर एक बार वक्त दे दिया गया। कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम के जी हम तहवाला कर देंगे हर चीज़ को, फिर 5 दिन की मोहलत दी गई, और फिर उसके बाद अभी 10 दिन की डेडलाइन दी गई है। कभी वो नाचते हुए दिखाई देते हैं इस जंगी माहौल के अंदर, पूरी दुनिया को जंग के अंदर या उसके खदशात के अंदर झोंकते हुए, और कभी वो धमकियां देते हैं, कभी कहते हैं कि जी मैं बड़ा पुरुमीद हूं मुज़ाकराती अमल से। डॉक्टर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, उन पर इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये स्ट्रेटजी समझी जाए, डेस्परेशन समझी जाए, या बौखलाहट समझी जाए, डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? देखें जी, इस गुज़िश्ता 28 दिन या 1 महीना हो चला है इस वक्त ईरान के ऊपर जो पै दर पै हमले हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से वो ईरान के ऊपर हो रहे हैं। और कल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 15,000 के करीब जो बॉम्ब हैं, बल्कि उससे भी ज़ायद बॉम्ब जो है वो इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर फेंक चुका है। और ये सारी कार्रवाई करने के बाद जहाँ दुनिया की जो सबसे जो टॉप प्रोफेशनल एयरफोर्स है, वो अपनी एयर पावर का वहाँ पे मुजाहरा कर रही है और उसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रही है। उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखते हैं, कभी ये कहा जाता है कि हम इनको अब टाइम जो है वो नेगोशिएशन का गुजर चुका है, और कहीं पाकिस्तान के तवस्सुत से ईरान के साथ नेगोशिएशन की बात होती है। अभी स्टीव कॉफ को मैं सुन रहा था, कल वो ब्रीफिंग के अंदर ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल के मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से जो मैसेजिंग का प्रोसेस है वो कर रहा है। और साक डार जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी कल इस बात की तस्दीक की है। तो इस सारे सिनारियो के अंदर आप ये देखते हैं कि इस वक्त तक की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड नेटो के सरबराहान की हों, चाहे वो दीगर दुनिया के अंदर जो रीजनल सिक्योरिटी अलायंसेस है उनके जो साबिक सरबराहान हैं, जब आप उनकी स्टेटमेंट्स को सुनते हैं तो वो तमाम एक बात के ऊपर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि इस वक्त तक जो ईरान है उसका पलड़ा जो है इस जंग के अंदर भारी है। वो अमेरिका जिसने इस जंग के अंदर दाखिल होने का रास्ता तो उसके पास मौजूद था, लेकिन अब निकलने के लिए उसको कोई रास्ता मिल नहीं रहा है। और अब बात तो बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब कि अब अमेरिका के पास इस बंद गली से निकलने का कोई रास्ता उसे सुझाई नहीं देता, लेकिन जिस तरह के बयानात आते हैं और जिस तरह के अल्टीमेटम दिए जाते हैं, ये तो जंग को हवा देने वाली बात है, ना कि मुज़ाकरात की टेबल पर आने वाली बातें। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से 15 निकाती, कल भी उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 15 निकाती हमने प्लान दे दिया है, इस पर जो है वो इन शराइत पर अमल दरामद ईरान अगर करता है तो फिर जंग बंदी होगी। एक तरफ वो खुद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद नजर आते हैं, फिर साथ ही वो अल्टीमेटम देते हुए नजर आते हैं, फिर नेटो को ललकारते हुए नजर भी आते हैं। मतलब वो हर महाज पर डिफरेंट किस्म के बयानबाजी जो वो करते हुए नजर आते हैं। और अब उनके अपने ही अंदर हम देख रहे हैं कि अमेरिकन जो है या जो अमेरिकन हुकाम्स हैं या जो वहाँ के CIA वो भी इस पर जो है यकीन नहीं रखते उनके बयानात के ऊपर। वो भी ईरान की तरफ नजरें गाड़े हुए होते हैं कि ईरान का जो बयान आएगा वही असल और मुसद्दिका खबर होगी या वही असल हकीकत होगी। तो इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इस तरह के बयानात पाकिस्तान अपना सफारती महाज पे जितनी भी जंग लड़ ले, अमेरिका के हवाले से या ईरान के हवाले से, या दोनों की सालसी की कोशिश या जंग बंदी की कोशिश कर ले, लेकिन इस तरह के बयानात मजीद मामले को बिगाड़ सकते हैं। देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, कैरेट की टर्म इस्तेमाल करते हैं और स्टिक की टर्म इस्तेमाल करते हैं। कैरेट एंड स्टिक फॉरेन पॉलिसी उसको कहा जाता है, जो आमतौर पर उन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है जो ममालिक को बड़ी ताकतें ये समझती हैं कि उनके मफादात के खिलाफ जा रही हैं। कैरेट का मतलब ये होता है कि आप इंसेंटिवाइज करते हैं उस रियासत को और उनको कहते हैं कि हम आपको इंसेंटिव देते हैं, हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, हम आपके ऊपर से जो सैंक्शंस हैं उनको हम हटा देंगे, आप जरा टेबल टॉक के ऊपर आ जाओ।
और दूसरी तरफ आप जो है वो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्टीमेटम्स दिए जाते हैं कि हम आपके ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे, मैरीन्स जो हैं हमारे 5000 वो रेडी हैं, वो स्टेट ऑफ हरमुज की तरफ आ रहे हैं, कारगिल आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो हमेशा जो रियासतें होती हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जंग के महाज के ऊपर हमेशा जब आपने नेगोशिएट करना होता है तो आपने एक तरफ दबाव को भी लेकिन बरकरार फानी रखना साहब, होता ये है। अगर अमेरिका ऐसा जंग शुरू करने से पहले करता तो इस स्ट्रेटजी की समझ में आती और इसे शायद काबिल तारीफ भी समझा जाता। अब जबकि अमेरिका एक लूजर की हैसियत से एक सुपर पावर होने के बावजूद हारता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, उनके अपने तजियाकार, उनके अपने नशियाती इदारे ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं, जिसका इशार भी तस्करा कर रही थी, चाहे वो साबिक CIA चीफ्स हों, लियोन पिनेटा या दीगर ओहदेदारान। वो कहते हैं हमें ईरान की बात पे ज़्यादा यकीन है अमेरिका से ज़्यादा। तो इस सूरत हाल में भी अगर धमकाया जाएगा अपने इत्तेहादियों समेत ईरान को, तो आपको लगता है कि बर्फ़ पिघलेगी? और ईरान क्यों कर चाहेगा जब वो अपनी लीडरशिप को खो चुका है और जो नई आने वाली लीडरशिप है पहले से ज़्यादा एग्रेसिव है, और वो कहते हैं हमारे पास तो बेतहाशा स्टॉक मौजूद है सालों के लिए लड़ने के लिए भी, और हम उसके लिए तैयार भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका को आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी ठीक है, कैरेट एंड स्टिक वाली, या फिर उसके थोड़ा सा अपने स्ट्रैटेजी को, अपने अंदाज को रिवाइज करना होगा अगर उसे फेस सेविंग भी चाहिए? जी जुनेद, इसके अंदर ना जो तीसरा किरदार है ना इजराइल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, अमेरिका इस जंग में नहीं आना चाहता था, लेकिन उसको इजराइल की तरफ से ड्रैग कर लिया गया और उसको एक मैडमैन चाहिए था अमेरिका के अंदर। गुज़िश्ता कई सालों से कोशिश रही इजराइल की कि वो जंग के अंदर अमेरिका को ले आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स उनको मिल गया कि जिसको बड़ी आसानी के साथ वो उस दायरे के अंदर ला सकते हैं जो कि नेतन्याहू ने उनके लिए एक जाल बिछाया हुआ है। देखिए, अमेरिका अपने तमाम मफादात इस रीजन के अंदर खो रहा है। उसकी तमाम जो रीजनल पावर्स, अरब कंट्रीज जो थे, जो उसके अलाई कंट्रीज थे, उनके ऊपर बम्बारमेंट हो रही है। वहाँ पे जितने भी मिलिट्री अड्डे थे उनको तबाह बर्बाद कर रहा है ईरान। दूसरी तरफ जब आप इजराइल की बात करते हैं ना, तो इजराइल कभी भी किसी भी निगोशिएशन को, किसी भी पीस टॉक को कामयाब होने देगा नहीं। पहले भी आपने देखा कि जून 2025 के अंदर भी एक निगोशिएशन हो रही थी, तो आपने मिडल ऑफ द टॉक आपने बॉम्ब फेंक दिए ईरान के ऊपर। लेकिन इसीलिए तो फानी साहब हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ नहीं चाहिए। हाँ, JD वेंस अगर आए तो हम उसके लिए आमादा हैं। पाकिस्तान इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 48 घंटे तो गुजर चुके हैं। जो खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है, उसमें एक बर्फ़ जमी हुई क्यों दिखाई दे रही है? वो मुज़ाकरात क्यों कर नहीं हो पा रहे? वो किसकी तरफ से रुकावट हो रही है? क्या हमलों में तेज़ी आना एक वजह है, या शराइत पर कोई आमादा नहीं हो रहा, वेन्यू डिसाइड नहीं हो पा रहा? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की एक स्ट्रैटेजी है टाइम बाय करने की। अभी जो टाइम बाय वो किस लिए कर रहा है कि आने वाले वक्तों में मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वो मैरीन्स जो हैं वो भेजना चाह रहा है स्टेट ऑफ हरमुज के ऊपर, और कोई 2000 से लेके 5000 तक के जो ट्रूप्स हैं वो आपको जो बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी बात की जाती है, और जो ईरान भी चाहता है कि वो किसी तरह से इस दलदल के अंदर अमेरिका फंस जाए, तो एक एन अदर जो वियतनाम है वो अमेरिका के लिए जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से इस 8 दिन को भी एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और इस 8 दिन का जो आप निगोशिएशन के नतायज की अगर आप बात करते हैं, ठीक है पाकिस्तान अपनी एफर्ट कर रहा है और एफर्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि एफर्ट के नतीजे में अगर अमन कायम हो जाता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान भी इस वक्त जो प्राइस हाइक जा रही है, पूरी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो अल्टीमेटली ये पूरी दुनिया के ऊपर एहसान होगा पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है कि जब जब पाकिस्तान ने बड़ी ताकतों के दरमियान में कोई निगोशिएशन का किरदार अदा किया है, 1971 के अंदर हेनरी किसिंजर जो है, पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं उनके कयाम के अंदर उनका तैयारा, PIA का तैयारा इस्लामाबाद से उड़ा था और बीजिंग गया था, और पहला टूर जो है वो होता है अमेरिकन प्रेसिडेंट का चीन का। तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को सूत ढाका हमें नजर आता है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं लेकिन ये जिस जजीरे की आप बात कर रहे हैं, ये खारक जजीरा जहाँ पे मुमकिन तौर पे बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है, तो वहाँ पर ईरान भी फूलों के हार लेकर तो नहीं बैठा। वो कह रहे हैं कि हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, और उनके स्पीकर पार्लियामेंट की तरफ से मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की तरफ से कह दिया गया है कि हमारे पास ये रिपोर्ट है कि बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए 3000 के लगभग फौजी भिजवाए जा रहे हैं। तो उनको भी अगर मार दिया जाता है तो ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी, कितना ज़्यादा प्रेशर होगा अमरीकी अवाम की तरफ से और उनकी अपोजिशन की तरफ से, जो पहले ही बड़ी तनकीद कर रहे हैं।
देखिए, अमेरिका के पास ना इस वक्त एक डायलेमा का शिकार है। उसके पास दो ऑप्शन हैं और दोनों के नतायज बहुत अच्छे नहीं हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो इस जंग को किसी भी तरह से फेस सेविंग मिल जाए उसको और वो इस जंग से निकल जाएं। लेकिन अगर इस तरीके से वो जंग से निकल जाते हैं, निगोशिएशन किसी हद तक कामयाबी हो जाती है, तो जो ग्लोबल साख है अमेरिका की एक आलमी ताकत के तौर पर, उसको शदीद धचका लग रहा है। इस वजह से ये जंग अगर वो निकलता है तो भी फंस रहा है, लेकिन अगर वो इसको कंटिन्यू रखता है तो डे बाय डे उसके ऊपर ये जो प्रेशर है ये बढ़ता जाएगा। इंटरनली जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी है वो 20% पर आ चुकी है, और जो कांग्रेस के अंदर से जो प्रेशर है, लेजिस्लेचर बॉडी का जो प्रेशर है, उसका कोई जो अलायंस थे उनके, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो चाहे वो नेटो हो, वो उसका साथ नहीं दे रही है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतहाई साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये प्रेशर ही शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, उनकी बयानात भी हमें बता रहे हैं कि वो कितने इस वक्त प्रेशर में आ चुके हैं, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी। अच्छा, अगर डॉक्टर साहब हम दूसरी तरफ से ईरान का सिनेरियो देखें, तो अगर किसी की भी किस्म की कार्रवाई की जाती है अमेरिका की जानिब से, चाहे वो बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने की बात हो रही है या फिर अपने अपनाए हुर्मुज़ पर कब्जा किसी भी तरह से करने की बात हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है उसके पास कैपेसिटी मौजूद है इसका बरवक्त जवाब देने की? क्योंकि जो ईरान का मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और हमारे पास काफ़ी है, और उनकी आवाम भी उनके साथ एक पेज पर खड़े हैं, उनकी फोर्सेस भी अपने सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हैं, और ये अमेरिका के अंदर नहीं है। अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं एहतजाज भी हो रहे हैं, कांग्रेस उनके अगेंस्ट भी खड़ी है और वहाँ पर बयानातबाजी भी हो रही है, और आगे मिड टर्म इलेक्शन भी हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये रिस्क लेंगे? कितने फीसद चांसेस हैं कि वो लेंगे? और अगर वो इस तरह का रिस्क लेते हैं तो फिर ईरान का क्या आगे से रद्द-ए-अमल हो सकता है? उनके पास कैपेसिटी कितनी मौजूद है? देखिए, जो ईरान की ज्योग्राफी है ना, वो खुद उसकी सबसे बड़ी डिफेंस लाइन है। आप स्टेट ऑफ हरमूज के अंदर, परियन गल्फ के अंदर, जब आप खारग आइलैंड को देखते हैं या स्टेट ऑफ हरमूज को देखते हैं, अच्छा हम एक सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि अच्छा वहाँ पे उनकी फोर्सेज आ गई, वक्ती तौर पर उन्होंने स्टेट ऑफ हरमूज के ऊपर भी कब्जा कर लिया और उन्होंने खारग आइलैंड पर भी कब्जा कर लिया। अब उन्होंने जाना है ईरान में, दरमियान में समंदर है और फिर ईरान की कोस्टल लाइन शुरू हो जाती है। अब कोस्टल लाइन से बिल्कुल आगे जैसे कोस्टल लाइन खत्म होती है तो एक अनलिमिटेड जो पहाड़ियों का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है ईरान का। तो ये जो इस वक्त बूट्स ऑन द ग्राउंड की सिचुएशन है, ये मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से के दौरान में 1915 के अंदर एक गैलीपोली जो स्टेट ऑफ डार्डनल्स है टर्की की, तो जो बरतानवी ताकतें थी वो ये समझती थी कि हमने अगर डार्डनल स्टेट्स को कब्जे में ले लिया तो हम जो है वो ऑटोमन एम्पायर को बहुत आराम से शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन तारीख ने देखा कि 2.5 लाख जो बरतानवी फौजी था वो उस जंग में मारा गया था अलाइड फोर्सेस की, क्योंकि वो जो ज्योग्राफी थी, पहाड़ थे, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर फौजी बैठे हुए थे, और जैसे ही कोस्टल लाइन के ऊपर फोर्सेस आई तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ईरान की ज्योग्राफी और इस तारीख को याद रखना होगा, और डोनाल्ड ट्रंप को यकीनी तौर पे जो उनके मुशीरान हैं उन्हें ये हकायक बताने चाहिए कि वो जिस कौम से इस वक्त नब्ज़ आज़मा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ और ही बताता है जो तवक्को उनसे किए बैठे हैं उसके बरक्स। अच्छा, अगर थोड़ा सा इस खत्ते की ताकत की तवाज़ुन की बात की जाए, अगर ये जंग रुक भी जाए तो उसके बाद चीज़ें कितनी तब्दील होती आप देख रहे हैं। एक तो अरब जो ममालिक हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी स्ट्रेटजी में आपको कोई तब्दीली दिखाई देती है? क्योंकि वो अभी तक रिलाय करते थे अमेरिका पे, वो अब्राहम अकॉर्ड को टीम करने की बात भी कर रहे थे, और ख़ासतौर पे यूए की स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए, वो तो बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं कि भाई ईरान का चैप्टर क्लोज करके जाइए, यूँ दरमियान में छोड़ के ना जाइए वरना हमारे लिए मसला हो जाएगा। उनके एम्बेसडर की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ एक बयान सामने आया, वहाँ पे क्या तब्दीली देख रहे हैं? और साथ में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, हमारे पड़ोस में जो इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, जो लानत मलामत हो रही है मोदी जी के ऊपर, उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, और उससे सोने पे सुहागा ये कि जयशंकर ये कहते हैं कि जी हम दलाल नहीं हैं पाकिस्तान की तरह जो मसालियत कराएं। तो इस तरह के शर्मनाक जो बयानात आ रहे हैं, क्या अपने जो एक नाकामी है सिफारती तौर पे और जो मई 2025 की जंग थी, वो सारे दाग धोने में कितने साल लग जाएंगे मोदी सरकार को? जी जुनेद, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा इसके जवाब के लिए। जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है वो है अरब रियासतों के किरदार के हवाले से, और आने वाले जब अगर जंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद की जो जियो पॉलिटिक्स है वो क्या होगी। देखिए, इस जंग के खात्मे के बाद अल्टीमेट अगर इस वक्त करंटली जंग खत्म हो जाती है तो सबसे बड़ा जो विनर है ना इस जंग का, वो ईरान और रूस हमें नजर आता है। ईरान अगरचे आप इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड होगा, अगरचे वहां पे हजारों की तादाद में बम्बों ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी
होती होगी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली और ऑपरेशनली इस जंग के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो ताकत का तवाजुन है वो सारे का सारा ईरान की फेवर में चला जाएगा और ईरान एक बड़ी रीजनल पावर बन के सामने आएगी जिसको इजराइल और अमेरिका ने मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सके। यह बिल्कुल 1956 के अंदर जब फ्रांस और बरतानिया को स्विस कैनाल के ऊपर शिकस्त दी थी इजिप्ट ने, तो जमाल अब्दुल नासर एक बहुत बड़ा अरब लीडर बन के सामने आया था और पूरे खित्ते को उसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर ऑपरेट किया गया। तो इस जंग के खात्मे के बाद अभी अगर हो जाती है तो ईरान सबसे बड़ा इसका विनर होगा। और दूसरी तरफ अगर ग्लोबल सतह पर देखा जाए तो रूस जो है और चीन अगरचे बहुत ज्यादा उसको लॉस हो रहा है इस जंग का, लेकिन रूस जो है वो सबसे बड़ा विनर सामने आएगा। दूसरी तरफ आपने बात की कि इंडिया के अंदर जो सिचुएशन सफ़े मातम जो है वो बिछी हुई है, तो उसके अंदर देखें इंडिया जो है उसने 40 साल तक कोशिश की। 71 के बाद, जब 1971 के बाद स्कूटर ढाका हुआ था, तो उसकी कोशिश ये थी कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया है उसको एक तवाजुन के तौर पर दुनिया ना देखे। इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। और 2014 के बाद मोदी की फॉरेन पॉलिसी का पहली लाइन ही ये थी कि हमने पाकिस्तान को इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना है, इररिलेवेंट करना है। लेकिन साथ जो इजराइल ने हरकत की थी अक्टूबर 2023 के बाद, जो हमास और इजराइल के जंग हुई, उसके बाद से आके दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो तब्दील हो गई और वो इंडिया जो पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पावर के तौर पर पेश कर रहा था, वो पूरी दुनिया में आइसोलेट आज खुद आइसोलेट भी हो गया आता है और खुद अब आइसोलेट हो चुका है और अब उसको खुद से वही बातें सुनने को मिल रही हैं अपने ही जमातों के अंदर ऑपोजिशन। जी करना चाहूंगा एक जुमले का कि इस वक्त तालिबान उनके दोस्त आपको नजर आते हैं या इजराइल दोस्त नजर आ रहा है। सारे लूजर लगता है कि एक साथ उन्होंने एका कर लिया है, तो इनको मेरे ख्याल में आपस में नशिस्त कर लेने दीजिए, आपस में याराना लगा लेने दीजिए। हमारे लिए यही काफी है कि हम इस आलमी जंग के होने के खदशे को रोकने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल जी, और हम पाकिस्तान अपनी कोशिश जारी रखेगा और सफारती तौर पर भी और अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनको एग्री करने के लिए भी कि अगर शराइत मान ली जाती हैं दोनों तरफ से, कुछ शराइत ईरान मानता है, कुछ शराइत अगर अमेरिका मानता है, और ये जंग खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसी में सबकी भलाई है। वरना ये जंग अगर फैलती है तो फिर बहुत बड़े क्राइसिस का सामना जो है वो ऑल ओवर करना पड़ेगा दुनिया को। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा हैं एंजेलिना जोली, जिन्होंने एक बार फिर गजा में जारी जो इंसानी बहरान की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है। मारूफ अदाकारा एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम पर 26 साला फ़लस्तीनी खातून का नहायती दर्द भरा जो ख़त था वो शेयर किया है, जिसमें जंग के दौरान आम लोग ख़ुसूसन ख़ानदानों को दरपेश जो मुश्किलात थी, जंग की दिलसोज़ कहानी थी उनकी, उसको बड़े ही दुख भरे अंदाज में बयान किया है। बिल्कुल, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एंजेलिना जोली ने बच्चों की तस्वीर और इस ख़त के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। ख़त लिखने वाली खातून जो गोलाबारी में अपने वालिद को खो चुकी है, अब अपने मफलूज जुड़वा बच्चों और दीगर जो अहल खाना थे उनके साथ एक खैमे में ज़िंदगी बसर कर रही है। और ये एक कहानी है, ऐसी अनगिनत कहानियाँ, ऐसी अनगिनत दास्तानें गज़ा के अंदर जन्म ले चुकी हैं इस्राएली जारियत के नतीजे में, और पूरी दुनिया ये हक़ाइक़ अब देख रही है। एंजेलिना जोली की ये काविश भी काबिल सताइश है। पाकिस्तान में आने वाला सैलाब हो, सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाना हो, अफ़गानिस्तान के मसाइल, पूरी दुनिया में वो एक सही मानों में अमन के सफ़ीर या पैगंबर के तौर पर अपना किरदार अदा करती हैं। बिल्कुल जी, और पूरी दुनिया को इस पर आंखें खोलनी होंगी, उन तमाम ममालिक को भी अब आंखें खोलनी होंगी। क्या कुछ हो चुका है अभी तक पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से जो ममालिक जंग में धकेल रहे हैं उन ममालिक को जो कि अमन चाहते हैं, उनके आखिर एजेंडा है क्या, इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ हमारी बात होगी कि जंग की सूरत हाल के पेश नज़र जो मैशत इस वक्त हमारी हिचकोले खा रही है, ना सिर्फ हमारी, इस वक्त पूरी दुनिया ही एक बहरान का शिकार हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है, वो जंग जो है वो अब आलमी जंग बन चुकी है, आलमी मैशत के लिए धचका बन चुकी है। और तफसील से बात कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान पर इसके असरात और दुनिया पर इसके असरात पर तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन, और अभी बात करेंगे अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है और जंग ने ना सिर्फ आलमी सियासत बल्कि आलमी मईशत को भी हिला कर रख दिया है। ये सूरत हाल ना सिर्फ आलमी मंडियों में शदीद उतार चढ़ाव पैदा कर रही है बल्कि तरक्की पजीर जो ममालिक हैं खसूसन पाकिस्तान के लिए भी संगीन इक्तसादी चैलेंज बनकर सामने आई है। तेल जो है जेट फ्यूल है उसकी कीमतें रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई हैं, जिसके नतीजे में अब एयरलाइंस टिकट की कीमतें भी 100% तक बढ़ा दी जा रही हैं। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ्यूल की कीमत भी 176 रुपये फ़ी लीटर से बढ़कर 417 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी है, जो कि अब दस्तयाब भी नहीं है। जी हाँ, और एडवांस तेल के सौदों की ख़रीदारी की हुकूमत के लिए फ़ैसला करना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसके असरात क्या होंगे पूरी दुनिया पर और पाकिस्तान पर, इसका सामना हमें करने के लिए क्या करना होगा हुकूमती सतह पे भी और इंडिविजुअली भी, इस पर बात करते हैं। हारून शरीफ साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, आपको वेलकम कहेंगे। और ये जंग कब ख़त्म होगी ये तो अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इसके असरात बहरहाल हम देखना शुरू हो चुके हैं। एक तो ये कि क्या यही ऑप्शंस हैं हुकूमत पाकिस्तान के पास या फिर और भी कोई ऑप्शंस हैं, क्योंकि हम अपने पड़ोस में भारत को बड़ा फ़ायदा उठाते हुए देख रहे हैं। अगर फ्यूल क्राइसिस ही की बात की जाए, रशिया और ईरान इन दोनों के ऊपर से 30-30 रोज़ के लिए सैंक्शंस हटा दी गई हैं, तो क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान इन सस्ते तेल के ज़राए से इस्तिफ़ादा अब तक नहीं कर रहा? और ईरान से अगर तेल ख़रीदना हो तो उसके लिए तो हमें किसी शायद पाइपलाइन की ज़रूरत भी ना पड़े, और भी बहुत से तरीके हैं, टैंकर्स का आना जाना भी मुमकिन हो सकता है। तो फिर ये इतना महंगा तेल जहाँ पे जंग है वहाँ पे 15 रुपये लीटर में बिक रहा है, यहाँ पर डबल या 100% इजाफा किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? जी, पाकिस्तान एक ओवरऑल इंपोर्ट डिपेंडेंट मुल्क है और ख़ास तौर पे पेट्रोलियम की 85% हमारी बाहर से आती हैं और मोस्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही आती हैं। तो जो ऑयल की कीमतें हैं, हम दुबई क्रूड से और सिंगापुर के इंडेक्स प्लैट्स कहलाता है उससे डिराइव करते हैं, जो $130 के आसपास था, कल कुछ कम हो गया। अब ये जो कीमतों में एस्केलेशन आप बता रहे हैं उसका बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी मईशत के ऊपर। मैक्रो लेवल पर भी इंपोर्ट बिल हमारा हर $10 जब कीमत बढ़ती है तो $1 अरब बढ़ जाता है। सिमिलरली हमारा जो इंटरनल पावर की प्राइसेस हैं और ओवरऑल कमोडिटीज़ की इन्फ्लेशन है वो इस सब को हिट कर रहा है। अब आपका सवाल कि ऑल्टरनेट सोर्सेज से हम क्यों नहीं ले पा रहे, देखिए रशिया के साथ तो हमने डायरेक्ट डीलिंग बहुत कम की है, उसका रूट भी लंबा है और वो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटेड तो नहीं देगा, रशिया इस वक्त आलमी मंडी की पर देगा। जो ईरान के तेल को मैं वजाहत करता जाऊं कि ईरान तकरीबन 1 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है और उसका ईरान का एक सबसे बड़ा बायर है वो है चाइना। 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है, उसके बाद उसके पास सिर्फ 10% रह जाता है जो बाकी ममालिक ले सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान कोई थोड़ा बहुत ले सकता है अगर हमारे ऑलरेडी जो तो अभी हारून साहब 500 मिलियन बैरल से ज़ायद तो इंडिया ने बाइंग की है क्योंकि सैंक्शंस हट गई हैं, तो ये तो एक बेहतरीन मौका था इस क्राइसिस के अंदर। और हमें जिस तरह से हम रूट की बात कर रहे हैं, रशिया का रूट लंबा है, अपनी शराइत पर इस वक्त वो तेल दे रहा है, तो हमारे जिस तरह के ताल्लुकात हैं, हम तो जंगबंदी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं और तारीख़ी ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो जितना भी उनके पास बाकी कोटा बचा है उसका तो कम से कम फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसको बिल्कुल उसकी जो सैंक्शंस का पीरियड वेव ऑफ हुआ है उसमें जो कोटा बचा हुआ है उसके अंदर से पाकिस्तान को ऑयल लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान उनसे बात कर रहा होगा, लेकिन ये टेम्परेरी एक अरेंजमेंट है। पाकिस्तान को ऑल्टरनेट रूट से ज़्यादा डिमांड साइड को मैनेज करना है कि हमें जो हमारी तेल की जो डिमांड है वो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में है और हम अपनी ट्रांसपोर्ट की जो द वे वी आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट, हमें मैसिव शिफ्ट्स चाहिए। दुनिया के अंदर राशनिंग होती है, दुनिया के अंदर जोनिंग होती है, दुनिया के अंदर ऑल्टरनेट नंबर्स की कार्स जो हैं वो एक दिन आती हैं, दूसरे दिन दूसरी आती हैं।
सिंगल आदमी को इजाजत नहीं दी जाती इन तरह के बिल्कुल हालात सही में। कह रहे हैं तो हारून शरीफ साहब। इसी से निमटने के लिए शायद जो हिकमत अमली अभी हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही है, एक तो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है, स्कूल्स को तकरीबन बंद कर दिया गया हुआ है, छुट्टियां दे दी गई हैं बच्चों को, और उसके अलावा जो है वो अभी ऐप मुतारिफ कराई जा रही है जिसमें कोटा मुख्तस किया जाएगा कि किसको कितना पेट्रोल उसकी यूजेज के हिसाब से दिया जाएगा। आप समझते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म तो लेकर नहीं चला जा सकता, ये ना ही प्रैक्टिकल होगा पाकिस्तान जैसे एक मुल्क के अंदर जहां पर अवाम अपनी सहूलत के मुताबिक एक घर में 4 गाड़ियां या 5 गाड़ियां यूज़ करने वाले अवाम भी रहते हैं, तो वो एक तो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है कि हर गली या हर शहर में उस तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है कि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाइकआउट करके सरकारी जो सतह पर चलाई जाने वाली सरकारी गाड़ियां हैं उनको यूज़ करें। अब दूसरी बात यह कि ये कितना लंबा हो सकता है और क्या इसका ऑल्टरनेट कोई हुकूमत के पास मौजूद था जो इस बहरान से निपटा जा सकता था, या फिर यही एक ऑप्शन बची थी जो कि इस वक्त लॉकडाउन की सूरत में या ऐप मुतारिफ कराने की सूरत में हम देख रहे हैं? जी देखिए, जब जंग की सूरत हाल होती है तो गैर मामूली सूरत हाल होती है, उसके अंदर लोगों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार करना पड़ता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन किट इन्फ्लुएंसर्स एंड लीडर्स की जाती है, क्योंकि ये कोई आम हालात नहीं है कि जी आप बिजनेस एज यूजुअल करते रहे। दूसरा, पाकिस्तान का जो मैंने शुरू में आपसे बात की, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है और इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है तो हमें तो इन एनी केस डिमांड को कर्व करके ऑल्टरनेट सोर्सेज को ढूंढना है। देखिए ना, हमारी सस्टेनेबिलिटी उसमें जंग हो या ना हो, लेकिन हमें जो है पाकिस्तान को तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाना ही जाना है, बायोफ्यूल की तरफ जाना है, सोलर एनर्जी की तरफ जाना है। लेकिन हमने इसको अभी तक प्रमोट नहीं किया, इसको वक्त लगता है, लेकिन वो सिमत लेनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग हैं, द वे ऑयल इज बीइंग यूज्ड, उसको एक जिम्मेदारी शहरियों की भी बनती है और हुकूमत की बनती है। हुकूमत ने गालिबन वाहिद हुकूमत है दुनिया में। अवाम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस से पहले निमटने के लिए, अपने तक जो कोशिश कर रहे थे, घरों पर सोलर पैनल लगवाए जा रहे थे एक भारी भरकम बजट के एवज, और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत डिस्करेजिंग पॉलिसीज़ लाती है, जिस तरह से अवाम के ऊपर एक और पहाड़ तोड़ा जाता है। जो एनर्जी के अंदर आपके साथ हिस्सेदार बन रहे हैं कि वो आपको इन क्राइसिस से बाहर निकाल सकें, आप उन्हीं के ऊपर जब इस तरह के टैक्सेस की भरमार करेंगे तो वो किस तरह से अवाम जो है वो खुश नजर आएंगे, या अवाम इस तरह के इकदामात में गवर्नमेंट का साथ देंगे? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, और यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अवाम के साथ एक बड़ी क्लोज कंसल्टेशन करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा कि जनाब हम आपको जो अब देंगे इंसेंटिव्स वो होल्ड करेंगे। इस वक्त गवर्नमेंट का एतबार नहीं है, गवर्नमेंट टेम्परेरी इंसेंटिव्स या अकाउंटेबिलिटी करती है, उसको रिवर्स कर देती है, यू नो। सो गवर्नमेंट को इस वक्त बड़ा सॉलिड एक शिफ्ट की जरूरत है, द वे वी डू बिजनेस। इसको हम कहते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, कि कारोबार मुल्क चलता रहे, रुके नहीं। हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है और वाहिद हुकूमत है गालिबन जो हजारों गाड़ियों का एक फ्लीट खुद मैनेज करती है जी। दुनिया जहान में ये काम कब का खत्म हो चुका है। तो हमें कुछ ड्रास्टिक विजिबल काम करके ऑयल की डिमांड को कम करना है। सिमिलरली जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऑल्टरनेट जराए को ढूंढना है, और थर्डली ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ जाना है। अच्छा, ये जो इक़दामात हो रहे हैं, एक तो ये कि आपकी राय में यही बेहतरीन इक़दामात हैं या कुछ और भी हो सकता है? हम तो कुछ ऐसे भी इक़दामात देख रहे हैं जो कि हमारी तो समझ से बाहर है कि मोटरवे पे, हाईवे से स्पीड लिमिट को 120 से 100 या 80 पर लाया गया, इससे कितनी को बचत हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जहाँ जंगी माहौल में अफरा तफरी है और हम देख रहे हैं कि गल्फ़ ममालिक के अंदर, ख़ासतौर पे यूएई के अंदर, सऊदीया के अंदर, ओमान के अंदर, कतर, कुवैत के अंदर लोग निकल कर जा रहे हैं, तो जहाँ पे इन्वेस्टर्स वहाँ से निकल रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम पाकिस्तान में इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर्स हों जो यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले जा चुके थे, या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। रियल स्टेट का सेक्टर है या दीगर कारोबार हो, उसको हम अपनी मार्केट में किस तरह से पुरकशिश बनाते हुए या साजगार माहौल बनाते हुए अपनी मईशत की बेहतरी के लिए मोल्ड कर सकते हैं? जी आपके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि क्या इक़दामात काफ़ी हैं? जी, मेरे हिसाब से इक़दामात सिंबॉलिक हैं और नाकाफ़ी हैं।
क्योंकि ये इससे कोई आपको सब्सटेंशियल सेविंग्स नहीं होती जो ऑफसेट करेगी इन्फ्लेशनरी हाइक को। हमें बहुत ज़्यादा सीरियस इकदाम लेने की ज़रूरत है, जो मैंने पहले अर्ज किया। दूसरी आपकी बात इन्वेस्टर्स की, अभी फॉरेन इन्वेस्टर तो इस खित्ते में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ भी एक खित्ते में जब वॉर होती है तो उसके बाद वो एक साल देखते हैं कि स्टेबिलिटी आती है, क्या होता है, पीस होता है, नहीं होता है। हाँ, जो पाकिस्तान से पैसा निकाल के जीसीसी में प्रॉपर्टी और चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो क्योंकि आउटफ्लो रुक गया है, तो उनके लिए इंसेंटिव्स दे के लोकल्स जो हैं या जिनका पाकिस्तानियों का पैसा वहाँ से वापस आ सकता है, उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है और उनको एतमाद देने की ज़रूरत है, ताकि जो पैसा भी बाहर निकल रहा था वो पाकिस्तान में री इन्वेस्ट हो सके। ये कह देना कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज और चीज़ें पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगी, आई थिंक इट्स ए फार फेच्ड इमेजिनेशन। वो भी टाइम लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत बुज़दिल होता है। जब एक दफ़ा उनका एतबार एक खित्ते से उठ गया है कि ये वॉलेटाइल है, पाकिस्तान की एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ है, ईरान वॉलेटाइल है, अफगानिस्तान से हमारी जंग चल रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टर अभी नहीं है। इस सारी सूरत हाल को कितनी सख्त है पाकिस्तान के अंदर, कितना लंबा अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो कितनी कैपेसिटी पाकिस्तान के पास मौजूद है कि पाकिस्तान इसको इसी तरह से चला सकता है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी सारा कुछ बंद कर दिया गया है, कितना लंबा इसको खींचा जा सकता है? जी, अब ये तो डिपेंड करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब कोई शक्ल लेता है। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है। देखिए, जो बाकी ममालिक हैं, जैसे बड़े ममालिक चीन वगैरह, वहाँ पे 104 दिन के रिजर्व्स रखते हैं वो मिनिमम। पाकिस्तान के पास 20-21 रोज़ के एनर्जी के रिजर्व्स होते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी मौसम भी इतना सख्त नहीं है, हमें डिमांड को कंप्रेस करके बचाना है, और दूसरा हमें जो ऑल्टरनेट रूट्स के ऊपर हंगामी बुनियाद पे काम करना है, क्योंकि ऑल्टरनेट फ्यूल्स को बनते वक्त लगेगा, लेकिन उसके लिए इंसेंटिव्स का पैकेज आना बहुत ज़रूरी है कि अब बायोफ्यूल्स के ऊपर काम शुरू करें, जो कि और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और चीज़ों को फ़ौरन प्रमोट करें, और हुकूमत अपना ऑयल का ख़र्चा कम करे, ताकि लोगों को नज़र आए कि जो ये मुफ्त के लिटर्स और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जा रहे हैं, उससे लोगों का एतमाद बनना शुरू होगा। इकॉनमी जो ग्रो नहीं कर रही थी और रिवाइवल की मोड में थी, स्टेबलाइजेशन को भी इस वक्त ख़तरा है, और रिवाइवल तो डिले हो ही गया है, क्योंकि इस वक्त जब हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो शायद सूद बढ़ेगी। सो IMF के साथ हमें अपनी कंडीशंस को कुछ डिफ़र करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब मौजूद थे, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जो सूरत हाल दरपेश है उसमें अवाम को भी साथ देना होगा हुकूमत का, और हुकूमत को अवाम को देखते हुए साथ मिलाकर इस तरह के प्लान्स देने होंगे, और इस तरह के टेम्परेरी प्लान्स नहीं जिनसे वक्ती तौर पर हम क्राइसिस से निकल आएंगे या क्राइसिस से निमटने की कोई हिकमत अमली होगी। एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, और अल्टरनेट जो ज़राए हो सकते हैं उनको लाजमी यूज़ करना चाहिए। और अवाम का एतमाद भी बहाल करना होगा। अवाम को ये महसूस होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है, और उसके समरात भी आने के लिए कोशिशें करनी होंगी। महंगाई का एक तूफ़ान हमारे सर पर खड़ा हुआ है। अगर फ्यूल प्राइसेस 100% बढ़ रही हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ती रह जाए या प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती रह जाए। तो इस एक तूफ़ान से जो जंगी हालात हमारे आसपास बरपा हैं, उससे निमटने के लिए सभी को इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा, सभी में इसमें 100% एफर्ट पुट करनी होगी। बिल्कुल जी, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डिफरेंट जो बाकी हमारे इश्यूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक। और जिस तरह से हम सभी बात कर रहे हैं प्रोग्राम के आगाज़ से, जंग के असरात, जंग के मईशत पर असरात और उसके लिए होने वाले इकदाम, तो उन इकदाम में से एक इकदाम लॉकडाउन भी है, और मुल्क में तवानाई के बढ़ते हुए बहरान के पेश नज़र हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने पर गौर कर रही है। जी हाँ, इस तजवीज़ के तहत शहरियों और दफातर में तवानाई की बचत के लिए महदूद और मुनज़्ज़म इकदाम किए जाएंगे। बाजार रात 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि शादी की तकरीबात में मेहमानों की तादाद भी महदूद होगी, और खाने की इजाज़त सिर्फ एक डिश तक महदूद होगी। वैसे मेरा तो मशवरा है कि शादियाँ कुछ अरसे के लिए रोक ही दी जाए, थोड़ा जंग टल लेने दीजिए, हालात भी ठीक हो जाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे शादी। बिल्कुल, तो सरकारी दफातर जो है जनाब, वो भी हाइब्रिड वर्किंग मॉडल के तहत 3 दिन हाजिरी और बाकी के जो 2 दिन है वो ऑनलाइन काम की तजावीज़ होंगी। तो इसमें भी दफातर में 50% रोज़ाना जो है वो उसका कोटा रखा गया कि हाफ जो है वो लोग आएंगे और हाफ घर पे बैठ के इंजॉय करेंगे। अच्छा, इस स्मार्ट लॉकडाउन से हम कितना एनर्जी को बचा सकते हैं, और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कब क्या कुछ बंद हो जाता है, मार्केट्स कितने बजे बंद होती हैं, स्मार्ट लॉकडाउन पर दरामद हो रहा है। हमारे
साथ गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। गुलाम मुर्तज़ा, आपसे जानेंगे कि एक तो तवानाई बहरान जो है वो खासा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद जुड़वा शहरों में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज शुरू हो चुका है और दफातर की औकात कार क्या रखे गए हैं, मार्केट्स के क्या रखे गए हैं, स्कूल्स भी क्या बंद रखे जाएंगे? जी, यहाँ पे फ़िलहाल जो प्रपोजल्स हैं वही हैं और बाकी ऑफिस की सतह पे नफाज कर दिया गया है। 3 दिन वर्क फ्रॉम होम है, बाकी यहाँ ऑफिस में लोग आ रहे हैं जो सरकारी दफातर के हवाले से है। बाकी तो नॉर्मलाइज है, ना तो कहीं पेट्रोल का या डीज़ल का या किसी भी एनर्जी के हवाले से कोई बहरान भी नज़र नहीं आ रहा किसी तौर पे भी, और पूरी मार्केट्स भी खुली रहती हैं, रात देर तक बल्कि खुली रहती हैं। तो ये असल तो बात ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली अनाउंस कर दिया था कि ये मेजर्स हमने लेने हैं, बट वो सबसे अहम बात तो ये होती है कि क्या हम अपने तौर पे तैयार हैं बतौर ज़िम्मेदार शहरी, क्या हम खुद एनर्जी की बचत कर रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो हम सफ़र करते हैं या गाड़ियाँ निकालते हैं, क्या वो हम उसी तरह से निकाल रहे हैं, ये नहीं निकाल रहे हैं। जो अभी कल अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए थे, तो जब से रेट्स बढ़े हैं फ्यूल के और 55 रुपये लीटर, उसके बाद भी 2-3 दफ़ा समरी गई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो उसको अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर, गुलाम मुर्तज़ा खबर क्या है? इस बार कितने की समरी जा रही है और इस बार कितना बढ़ने की तवक्को है? क्या इस बार भी होल्ड रखा जाएगा या बढ़ा दी जाएंगी? जी, खबर तो ये है कि इस दफ़ा भी होल्ड ही रखा जाएगा, क्योंकि 100 अरब रुपए की गुज़िश्ता रोज़ ही मंजूरी दी गई है। गवर्नमेंट जो है वो अपने अखराजात को कंट्रोल करते हुए, जिस तरह से किफ़ायत शुमारी मुहिम थी, उस ड्राइव को देखते हुए गवर्नमेंट पास ऑन नहीं करना चाहती, और समरी तो 55 और 70 रुपए तक की जो है वो रेडी है। चलें, ये तो आपने एक तसल्ली बख्श खबर दी है। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो, इस बार भी रोक लिया जाए, मज़ीद इजाफा ना किया जाए, क्योंकि आवाम पहले ही बड़े परेशान है। अच्छा, कितनी बचत हो जाएगी और किन किन चीज़ों पे फौरी अमल दरामद होगा? अगर कोई वायलेशन करेगा उसके लिए सज़ाएँ क्या होंगी? और ये पूरे वफाक के लिए, तमाम सूबों के लिए ही अहकामात हैं? गुलाम मुर्तज़ा साहब, देखिए, तमाम सूबे जो हैं वो अपने तौर पे पॉलिसीज़ अपना रहे हैं, और पंजाब ने अपनी पॉलिसी बनाई है, खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी बनाई है, सिंध ने अपनी बनाई है। ये लॉकडाउन जो हमारे फेडरल के हवाले से है, ये सिर्फ फेडरल टेरिटरी के ऊपर ही लागू होगा। यहाँ पे भी ये फ़िलहाल मैं जिस तरह से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि दीज आर प्रपोजल्स, अच्छा, कॉन्क्रीट डिसीजन जो है इस हवाले से, ना तो स्कूल का कॉलेजेस में अभी तक 31 तक तो वैसे ही स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और आफ्टर 31 जो है ये चलेंगे 1 अप्रैल से। तो सेशन शुरू होगा तब पता चलेगा कि लॉकडाउन वगैरह जो है, स्मार्ट लॉकडाउन है, वो किस तरह की सूरत हाल से गुजरा है। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को जो हैं वो उनको कहा गया है कि वो क्लासेस ऑनलाइन लें, और ट्रांसपोर्टेशन तो वैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मलाइज है, लेकिन पाकिस्तानी जो यहाँ हमारा बिहेवियर है टुवर्ड्स एनर्जी, वो कुछ ऐसा नहीं है कि हम खुद बचत भी करना चाहते। मैं आपको कहा था कि ज़्यादा। गुलाम मुर्तज़ा, अहदाफ क्या रखे गए हैं? कितनी एनर्जी सेव करनी है इन तमाम इनिशिएटिव के बाद, इन तमाम इक़दामात के बाद, और कब तक ये लॉकडाउन लगा रहेगा, कब तक ये तमाम पाबंदियाँ रहेंगी? क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है कि इतना लंबा इसको चलाया जा सकता है और उसके बाद कोई ऑल्टरनेट ज़राए तब तक हमारे पास मौजूद होंगे एनर्जी के? 1 महीने तक का जो है इनिशियली इसको रखा गया है, इसको एक्सटेंड किया जाएगा फॉर 1 मंथ टू 2 मंथ फर्दर इसको इन्हांस किया जाएगा। लेकिन वही सूरत हाल है कि पेट्रोल की खपत जो है बढ़ गई है, लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यही अदाद-ओ-शुमार में आपको ये बता रहा था कि जो कल अदाद-ओ-शुमार आए हैं पेट्रोलियम डिवीज़न के पास, वो आम दिनों की निस्बत लोगों ने ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल किया है, क्योंकि फ्यूल की अवेलेबिलिटी है। पाकिस्तान में कोई ज़िम्मेदाराना तसव्वुर नहीं है शहरियों में भी। तो अभी ना तो हमारे यहाँ फ्यूल की शॉर्टेज है, ना हमारे वेसल्स भी हमारे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इसीलिए फिर एक ऐप भी मुतारिफ करवाने का फैसला किया जा रहा है गुलाम मुर्तज़ा, जिसमें कोटा मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि लोग तो ऐसे बात आते दिखाई नहीं दे रहे, वो बिल्कुल वो एंजॉयमेंट के तौर पे ले रहे हैं।
जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो ऐप भी जो है वो मोटरसाइकिल वालों के लिए है या रक्षा वालों के लिए है। ओके। अब मोटरसाइकिल वाला और रक्षे वाला जो है वो कितना फ्यूल इस्तेमाल करता है, उनको कहा जाएगा कि 1 लीटर ले लें या 3 लीटर रोज़ाना जो है रक्षे को और 1 लीटर मोटरसाइकिल वाले को। फिर 800 सीसी गाड़ियों की भी तजवीज़ है कि शामिल की जाएँ या ना की जाएँ। अगर करना है तो वो फ्यूल टैंकर जिनके साथ भी 100 लीटर की टैंकियाँ लगी होती हैं और 100 लीटर फ्यूल डलता है, उनको रोका जाए या उनके ऊपर को किया जाए। यहाँ तो कोई सूरत हाल, ये तो नॉर्मलाइज, बस ये ऐसे स्टेप्स हैं, ज़ेरे गौर हैं, रोज़ उनके ऊपर मीटिंग्स होती हैं। बट क्योंकि एनर्जी सप्लाई चेन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथ है, मुस्तहकम है, तो इस वजह से कोई अनाउंसमेंट जो है वो अच्छा नहीं, लेकिन गुलाम मुर्तज़ा इस हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितना फ्यूल अभी हमारे पास मौजूद है, जो आप भी कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी है, इसलिए लोगों को जो है वो इस वक्त इंजॉयमेंट सूझ रही है, और वो पेट्रोल जहां पर किसी ने 100 लीटर डलवाना था वो 200 लीटर डलवा रहा है, और पिकनिक के प्लान्स बना रहे हैं लोग, तो बल्कि घूमने फिरने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर दफातर भी उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, दफातर के अंदर भी लोगों को नहीं जाना पड़ रहा, बच्चों के स्कूल से भी छुट्टियां हैं। तो अभी कितनी कैपेसिटी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर? ये अवेलेबिलिटी पूरे महीने इसी तरह से तो नहीं रहेगी अगर जंग की सूरत हाल ऐसे ही रही तो? पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी जो है फ्यूल की, वो मैंने कहा कि मुस्तहकम है। पाकिस्तान में उसी तरह से फ्यूल आ रहा है जिस तरह से इससे पहले पाकिस्तान के अंदर सप्लाई चेन के तहत आ रहा था। पाकिस्तान में कोई शॉर्टेज नहीं है, पाकिस्तान के वेसल्स पूरी उसी तरह से ही आ रहे हैं। एनर्जी के जो RLNG था ओमान से, वो भी गुज़िश्ता रोज़ वेसल पाकिस्तान में लैंड किया, उसी तरह से आया है, वो उसी पर्शियन गल्फ़ से होते हुए आया है। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो ये है कि क्या इसको हम इसी तरह से मुस्तहकम रख पाएंगे। रेट्स को, सिर्फ रेट्स की बात है, एनर्जी सप्लाई मुस्तहकम है। रेट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद सब्सिडाइज़ कर रही है। अब गवर्नमेंट कितना मज़ीद सब्सिडाइज़ करती है, क्योंकि जो मेयर्स उठाए गए हैं वो आलमोस्ट कुछ 400-500 बिलियन के मेयर्स जो हैं वो उठाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो अब 2-3 दफ़ा तकरीबन 30 बिलियन के जो रिलीफ हैं वो दे दिए गए हैं। तो अभी कल गुज़िश्ता रोज़ 100 अरब का फिर जो रिलीफ जो है वो कहा गया है कि ये इसमें शामिल कर दिया जाए। तो आइंदा मेरे ख्याल में 2-3 समरियाँ और रिजेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, और हुकूमत कोशिश कर रही है एनर्जी क्राइसिस पे काबू पाने के लिए भी पैनिक बाइंग ना हो। पैनिक बाइंग ना हो, बिल्कुल ठीक है। और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भारत की कंपैरेटिवली हमें एनर्जी चीज़ें स्टेबल दिखाई दे रही हैं। गुलाम मुर्तज़ा, लास्टली इससे हट के थोड़ा सा एक सवाल, क्योंकि आप वफाकी हुकूमत में मौजूद हैं, चीज़ों को देखते हुए, हुकूमती मशीनरी की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, इंतज़ामिया की मूवमेंट को देखते हुए लग रहा है कि कोई अहम मीटिंग की या कोई बैठक की प्लानिंग हो रही हो या उसके लिए कोई तैयारी हो रही हो? जो खबरें आ रही थी कि अमरीकी डेलीगेशन जिसमें शायद वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, ईरानी ओहदेदारान की कोई नशिस्त हो सकती है, तो अगले कुछ घंटों में इस तरह की मीटिंग की कोई अरेंजमेंट्स होती है आपको दिखाई दे रही है? अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है? देखिए, न्यूज़ जो है वो JD वैंस की हद तक तो नहीं है। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, JD कुशनर अब जो हैं, जेरेड कुशनर जी, हाँ जी, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन जो है वो चल रही है। बट वी आर नॉट स्पेकुलेटिंग एनीथिंग। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मुसलसल पाकिस्तान एंगेजमेंट में है। ठीक, पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी इंतहाई आला सतह पे हो रही है, और पाकिस्तान के ज़रिए से सफारतकारी ईरान से हो रही है। बराह रास्त कोई बात नहीं हो रही है। जो भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लोग पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं, वो पाकिस्तान के ज़रिए से ही तमाम बिल्कुल, और हमारे लिए यही बात बायस इत्मीनान भी है, बायस मुसरत भी है। थैंक यू सो मच गुलाम मुर्तज़ा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से क्या इकदाम हैं, क्या हैं हुकूमती इकदाम क्या हैं, और अवाम का रवैया क्या है, कितना नॉन सीरियस है, वो उन्होंने बताया। और साथ में जो मुलाकात मुतवक्किल है उस पर भी उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल कर लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। स्टे विद अस।
से कहेंगे खुशामदीद और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की। और ये इसलिए भी अहम है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में तालीमी मयार पर सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। जहां एक तरफ जामियात में दाखिला लेने वाले तलबा की तादाद में कमी देखने में आ रही है, वहीं पर दूसरी जानब एक और चैलेंज भी है, वो ये कि नौजवानों का बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का रुझान भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में भी हौसला अफजा खबर इशाल ये है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हर साल में जो दर्जाबंदी है, जो आलमी रैंकिंग है, उसमें बेहतरी आ रही है, जो कि हमारे लिए हौसला अफजा बात है। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं लाहौर की UET यूनिवर्सिटी लाहौर की, जो कि आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही है। वर्ल्ड QS रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने 201वीं पोजीशन हासिल कर ली है। बतदरीज इसमें बेहतरी आई है। क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं UET की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, कि इसमें हम देख रहे हैं कि हर साल 1 दर्जा, 2 दर्जा, 3 दर्जा बेहतरी जो है वो देखी जा रही है। 22 से तो अगर देखा जाए तो 324 से 201 आना बिल्कुल बहुत बड़ी बेहतरी, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं और हमारे बाकी जामियात को वो इकदाम क्यों नहीं समझ आ रहा है कि वो करने की ज़रूरत है? हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वैसे ही इतना बोसीदा हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि उसके अंदर हम सोचते हैं कि इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। तो आज हमारे पास बेहतरीन मौका होगा ये जानने के लिए भी। हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब, तमगा इम्तियाज़, वाइस चांसलर है UET। वेलकम टू शो कहेंगे प्रोफेसर साहब आपको। प्रोफेसर साहब, आप भी से जानेंगे कि एक तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, और ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी जामियात के अंदर, इवन इंटरनेशनल तमाम जामियात के अंदर 201वीं पोजीशन पर UET का आना। ऐसे कौन से इकदाम थे जो उठाए गए हैं UET की जानिब से, जो कि बाकी जामियात उसमें पीछे नज़र आती हैं? उन इकदाम के ऊपर भी रोशनी डालिएगा जो कि बतदरीज जो है इसको बेहतरी की तरफ गामजन है और लेकर जा रहे हैं। जी, पहली बात जो इसमें बहुत ही क्रूशल है वो स्टूडेंट टीचर रेशो है, और वो हमारे यहाँ UET में 20:1 है। हर 20 स्टूडेंट के ऊपर एक उस्ताद है। अच्छा, अगर आप ये ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में देखेंगी तो हर 6 स्टूडेंट के ऊपर एक उस्ताद होगा। ओके। तो ये सबसे पहला पैरामीटर ये है कि स्टूडेंट टीचर रेशो आप इम्प्रूव की जाए। ठीक है। दूसरा उसमें है नंबर ऑफ PhD टीचर्स। तो मेरे पास जो UET में है तकरीबन 55% जो टीचर्स हैं वो PhD। अच्छा, माशाल्लाह। तो जितने ज़्यादा PhD असातिज़ा होंगे उतनी आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी, बेहतर होगी। फिर इसके अलावा एक पैरामीटर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हैं। मेरे पास कोई 250 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि दुनिया के 15 मुख्तलिफ ममालिक से हैं। ये एक और पैरामीटर है, और उसमें भी बेहतरी आ रही है। जी, आ रही है। उससे अगला पैरामीटर ये है कि आपकी पर कैपिटा पब्लिकेशंस क्या हैं, और वो पब्लिकेशंस जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं आपके, वो दुनिया के हाई इम्पैक्ट फैक्टर में हैं, किन इम्पैक्ट फैक्टर में, और उनकी साइटेशंस कितनी हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। नहीं, दुनिया के दूसरे रिसर्चर्स जो हैं वो आपकी रिसर्च को कितना क्रेडिबल समझते हैं और उससे कितनी साइटेशन लेते हैं, अपना काम करते हुए उससे कितनी रहनुमाई लेते हैं। ठीक है। एक पैरामीटर्स का ये भी है। ठीक है। तो फिर इन चीज़ों को इन्हांस करने के लिए हमने रिसर्च इंसेंटिव अवार्ड स्कीम लॉन्च कर रखी है। ओके। हमने जो है वो PhD की फीसिस कम कर रखी हैं, रिसर्च स्कॉलरशिप दे रखे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रखे हैं, और इसके साथ साथ पेटेंट की फ़ी UET खुद पे कर रही है। ट्रेनिंग्स हैं असातिज़ा की पेडागोजिकल स्किल्स में, एंड्रोगोजिकल स्किल्स में, रिसर्च सिक्योरिंग में। फिर ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ कितनी फंडिंग सिक्योर करती हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस कितने हैं। जैसे UET ने अभी एक 8 लाख यूरो की फंडिंग जो है यूरोपीय यूनियन से हासिल की है। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन, उसकी इंटरनेशनल अरेना के अंदर कोलैबोरेशंस कैसी हैं। देन एक और पैरामीटर बड़ा ज़बरदस्त है, वो ये है, वो रैंकिंग एजेंसी ये पूछती है एम्प्लॉयर से कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की क्या क्वालिटी है, आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। फिर वो जो आपकी एलुमनाई हैं उससे पूछते हैं कि जहाँ से आप पढ़ के आए हैं वो कैसी यूनिवर्सिटी है। तो उस पूरे इकोसिस्टम को वो खंगालते हैं, और ये उनके अपने डेटा पूल्स हैं। ऐसा नहीं कि इसका डेटा हम दे रहे हों,
वो खुद इसको रिट्रीव करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं, के अप्रोच करते हैं, सर्वेस कंडक्ट करते अपना हैं, एनालिसिस देते अपना सर्विस करते हैं। और उनके इस दफ़ा तो ये और इसलिए मुश्किल था कि उन्होंने अपने पैरामीटर्स ही बदल दिए थे हैं। और टफ कर दिए थे। और दूसरी ये कि नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें, वो पूल भी बड़ा कर दिया था। तो कंपटीशन जो है डे बाई डे इंटेंस होता चला जा रहा है। तो ये एक इम्पार्शल, अनबायस्ड एक ऐसी रैंकिंग है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिबल रैंकिंग जिसको कंसिडर किया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जो इतनी तेज़ी से इतनी ज़्यादा बेहतरी आ रही है हमारे लिए काबिल तसल्ली बात है, काबिल इत्मीनान बात है। लेकिन अभी भी बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, कार्नेगी मेलन हो, MIT हो, स्टैनफोर्ड हो, ये ऐसा क्या ख़ास कर रही हैं? क्या इनको यूनाइटेड स्टेट्स में होने का एज हासिल है, या वाकई में वो इतनी मयारी तालीम दे रही हैं अपने स्टूडेंट्स को? और क्या मुख्तलिफ, क्या हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं? एक चीज़ को समझना चाहिए कि क्वालिटी ऑलवेज कम्स विद द प्राइस। क्वालिटी की कीमत है। इफ़ यू लुक एट द फॉर इंस्टेंस द ऑक्सफोर्ड, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, अगर आप उसकी विकिपीडिया पे जाएं और उनके बजट तो एक बड़ी चीज़ है, अगर उसके रिसर्च एंडोमेंट फंड को अगर आप देखें तो 69 बिलियन पाउंड का एंडोमेंट फंड होगा सिर्फ एनुअल। दिस इज द वन कंपोनेंट ऑफ देयर बजट। ये एनुअल की बात कर रहे हैं? ये हर वक्त ये उनको अवेलेबल है। अच्छा, हर वक्त अवेलेबल। अच्छा। इफ यू लुक एट द स्टैनफोर्ड, उनकी यूनिवर्सिटी का लगता है अपना ही खजाना हुआ है। हाँ, अगर आप स्टैनफोर्ड को देखेंगे तो 42 बिलियन US डॉलर्स उनका एंडोमेंट है। और अगर मैं बजट की बात करूं तो एक यूनिवर्सिटी, ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी, फॉर इंस्टेंस द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, जहाँ से मेरी PhD है इंग्लैंड में, उनका बजट पूरे पाकिस्तान के तालीमी बजट से ज़्यादा है। अच्छा। एक यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो द परफॉर्मेंस दैट द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज आर गिविंग, दिस इज अ मिरेकुलस, अनपैरेलल, द मनी दैट वी आर पोरिंग इनटू द एजुकेशन सिस्टम, उस हिसाब से तो बहुत, उस हिसाब से ये परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी एक एक यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो हमारे पूरे बजट से ज़ायद बजट है, पूरे डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि एजुकेशन का वैसे भी बजट बहुत कम रखा गया है हर जगह पर। जिस तरह आपने भी इस बात को आप भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो बाकी दीगर ममालिक है वहाँ पर हेल्थ सेक्टर का और एजुकेशन सेक्टर का बजट बहुत ज़्यादा हर एजुकेशन सेक्टर का जो बजट पाकिस्तान में है ये 0.09% ऑफ योर GDP है। और ये अफगानिस्तान के अलावा शायद खत्ते में सबसे कम है, सबसे कम। जी हाँ। तो ये जो है ना, जब मैं ये कहता हूँ कि अगर स्टैनफोर्ड का एक प्रोफेसर है तो लुक एट द सैलरी दैट ही इज़ गेटिंग। तो जब आप उसको ज़रा, आप एक अगर टॉप नॉच, मसलन मैं अगर MIT का ग्रेजुएट रखना चाहूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे। माज़रत के साथ कहने लीजिए डॉक्टर साहब कि अगर आप UET का भी रखना चाहेंगे तो शायद वो भी, देखें ना, वो भी मीगर सैलरीज में आप इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेसर्स को रिटेन करना ये बहुत ही मुश्किल। और ख़ास तौर पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंसेस हैं, एनिमेशन, गेमिंग है, इनके प्रोफेसर्स को रिटेन करना तो इंतहाई मुश्किल है। इनको तो इंडस्ट्री ले रही है 6-6 गुना ज़्यादा सैलरीज को। हम ये बात भी करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत सीधा हो चुका है। जो पाकिस्तान बनने के टाइम से हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। थ्रू आउट सिलेबस में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की गई है। हमारे बच्चों को वही बुक्स पढ़ाई और रटाई जा रही हैं, वही मेथड है अभी तक पढ़ाई का। तो हमें उसको बदलने के लिए भी हुकूमती सतह पर हम देखते हैं कि अभी तक ना तो उनकी प्रायोरिटी में ये चीज़ है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन बच्चों को यहाँ पर देनी है। और यही वजह शायद कि हमारे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल से ही ड्रॉप आउट हो रहे हैं, कुछ कॉलेजेस तक जाके ड्रॉप आउट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में अब एडमिशन भी बहुत कम हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर बिल्कुल भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ अब खाली नज़र आती हैं जो कि अब मेरिट गिराकर भी एडमिशन देने के लिए तैयार हैं। इसकी वजूहात क्या समझते हैं हम? उस स्टैंडर्ड तक, एक बात आपने बिल्कुल सही कही है कि अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे टीचर्स यहाँ पर उनको अपॉइंट करना मुश्किल है क्योंकि वो सैलरीज और वो उनको उनकी पेमेंट उनको नहीं दी जा सकती जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मिलती है। बट दूसरी तरफ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको तब्दील करना किसकी ज़िम्मेदारी है और वो किस तरह से हो पाएगा और हमारे बच्चों को वो स्टैंडर्ड की एजुकेशन कैसे मिल पाएगी? आपने बहुत सारे एवेन्यूज़ जो है ना वो एक क्वेश्चन के अंदर रखे हैं। हमारी जो इंजीनियरिंग की तालीम है ये पाकिस्तान सिग्नेटरी है वाशिंगटन अकॉर्ड का। वाशिंगटन अकॉर्ड एक ऐसा अकॉर्ड है जिसके चंद मेंबर्स कंट्रीज़ हैं और उन्होंने एक वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन करिकुलम के रिलेटेड रखा है और उसकी मुसलसल ट्रेनिंग्स हैं।
जब आप उसके सिग्नेटरी होते हैं तो वो एक क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम है। वो उनके जो ऑडिटर्स हैं वो आते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस को विज़िट करते हैं, ऑडिट करते हैं, और जब हम उनको कंप्लाई करते हैं तो फिर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अलाउ करते हैं कि आप इनको एक्रेडिटेड कर सकते हैं। ठीक है। एज यूईटी के सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रेडिटेड हैं, ये नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल से एक्रेडिटेड है, ये PCAT से एक्रेडिटेड है। तो वो मैंडेटरी है उन काउंसिल्स का। तो करिकुलम आउटकम बेस्ड एजुकेशन तो वही है जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में है या दुनिया की अच्छी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में है, करिकुलम उसके मुताबिक है, अदरवाइज़ वो हमारी एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देंगे। अब उसकी आ जाती है कंप्लायंस। उस कंप्लायंस के ऊपर जो काउंसिल्स हैं वो हमें विज़िट करती रहती हैं, हमें उतने ही नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो एलोकेट करती हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड विल कम विद द क्वालिटी ऑफ द टीचर। ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छे एयर कंडीशनर क्लासरूम हों, मल्टीमीडियाज़ हों, स्मार्ट क्लासरूम हों, बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया का कोई भी निज़ाम तालीम हो, वो चाहे स्टैनफोर्ड का हो, उसकी जो टॉप नॉच रिक्वायरमेंट है वो एक क्वालिटी टीचर है जो दिलो दिमाग के अंदर साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को नक्श कर देने की सलाहियत रखता हो, और दूसरा एक इल्म का प्यासा तालिब इल्म। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये उसके पिवटल और फंडामेंटल्स हैं। तो हमें इसके ऊपर पहला फोकस जो है वो रखना चाहिए कि ये करें। और तीसरी बात ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद भी उसकी करिकुलम नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी, मैंने यूईटी में इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड्स मुंसलिक कर रखे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ, जो हमें इंडस्ट्री की नीड्स के मुताबिक करिकुलम डिज़ाइन करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन एक और चीज़ जिसकी तरफ जो आपके सवाल में थी वो ये थी कि यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट गिर रहे हैं तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है कि अब कश्मीरियात कौन पढ़ने आएगा, अब फ़ारसी कौन पढ़ने आएगा, अब फ़िलासफ़ी कौन पढ़ने आएगा, अब पॉलिटिकल साइंस कौन पढ़ने आएगा। अब या तो इनके करिकुलम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या जो है आर्टिफिशियल जिसकी आज ज़रूरत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रोबोटिक्स हैं, वो डेटा साइंसेज हैं, वो एनिमेशन एंड गेमिंग्स हैं, वो बिजनेस एनालिटिक्स हैं। तो वो डिग्री प्रोग्राम्स इनको ऐड ऑन करना पड़ेगा, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट नीड है, उनको लाएंगे तो स्टूडेंट्स आएंगे। और उसकी प्राइम एग्जांपल यूईटी है, जहां हिस्टोरिकली रिकॉर्ड जो है वो लोग एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं और ओवरफ्लो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पे हमारे पास क्लास बहुत ही खुशाइंद है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी थी और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम आपको दावत देंगे तो इसकी रैंकिंग और भी बेहतर हो चुकी होगी, और ये मशले राह होगी हमारी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, दीगर जामियात के लिए, कि अगर कोशिश हो और विल हो तो फिर रैंकिंग में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल भी बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ का। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज होंगे हमारे साथ। Stay with us. आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। अभी बात करेंगे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और इसी हकीकत की एक रोशन मिसाल हैं अलिशबा ईमान, जिन्होंने कम उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया है जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, ये 22 साल हैं और मेडिकल स्टूडेंट हैं, मुहक्किक और मुसन्निफ़ा भी हैं। अलिशबा ईमान ना सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि ज़हनी सेहत के शोबे में भी एक नई राह मुतय्यन कर रही हैं। बिल्कुल, और वो पाकिस्तान और दुनिया की पहली और वाहिद बच्ची हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके नाम एआई और जहनी सेहत के इम्तिजाज पर आलमी रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उनकी किताब है कंजेटिव कोड, ना सिर्फ एक नए इल्मी बाब का उसने आगाज़ किया है बल्कि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स की जानिब से भी आलमी एजाज़ दिया गया है, जहां उन्हें इस शोबे में कम उम्र तरीन खातून मुसन्निफ़ा करार दिया गया है। बाकी उनकी क्या क्या कामयाबियां हैं, क्या उनके प्लान्स हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अलिशबा ईमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद अलिशबा, आपने ना स्टूडेंट्स का बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है इंटरनेशनल मुख्तलिफ फोरम्स पे। कब से मेहनत कर रही थी आप इसके लिए? किसी को आइडियलाइज़ किया, पेरेंट्स ने ज़ोर लगाया या अपना शौक़ था? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। इसके ऊपर तो बहुत मेहनत लगी। कॉग्निटिव कोड इंटीग्रेटिंग एआई इनटू मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस, इस बुक को लिखने में मुझे पूरे 8 महीने लगे हैं और दिन रात की मेहनत की है इसके ऊपर। और मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से मेरी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस तरीके से वो
दीन में, इस्लाम में एक बिजनेस वुमन के तौर पे हमें नजर आती हैं, और उन्होंने मल्टीटास्किंग की। दैट इंस्पायर मी कि एक वुमन भी मल्टीटास्किंग कर सकती है और बहुत सारे काम साथ लेके चल सकती है। और फैमिली की भी बिल्कुल सपोर्ट थी, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। और इंसान अगर इसके साथ इतने सारे लोगों की दुआएं और सपोर्ट है तो मेरा ख्याल है कि फिर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ही लेता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा आलिशा, आपने बताया कि आप एक तो मेडिकल्स की स्टूडेंट तो हैं ही हैं, साथ आप जो तहकीक कर रही हैं, आपने कोई 15 से ज़ायद तहकीकी मुकालमों में भी हिस्सा लिया है जिनमें AI से तिब्बी तशख़ीस या नफ्सियात, नायाब ज़हनी अमराज और रिहैबिलिटेशन साइंसेज जैसे हम मौज़ूआत हैं उनमें शामिल हैं। आप क्या समझती हैं AI और ज़हनी अमराज का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ है और किस तरह से AI के थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है? आपकी तहकीक इस पर क्या कहती है? जी बिल्कुल, मेरे जो रिसर्चेज हैं उसके ऊपर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर ऐसे बॉट्स के बारे में हमने रिसर्च की और बनाया है जिससे ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन की जा सकती है। तो अगर तशख़ीस जल्दी होगी, डायग्नोसिस जल्दी होगी, तो फिर इलाज भी उतना ही जल्दी मुमकिन होगा। और हमारे मुल्क में 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम AI का यूज़ करते हैं इन चैटबॉट्स, AI के साथ हम ये भी कर सकते हैं कि AI जो है वो आप जब बात कर रहे हो तो आपके एक्सप्रेशंस को, पोस्चर को नोट करें और फिर वो ये बताए कि, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ इशू है वो आता है हमारे पास हाइपर एक्टिविटी। हमारी जो सोसाइटी में जो छोटे बच्चे भी हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, या तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करेंगे, रोएंगे भी, और खुशी भी बहुत ज़्यादा होगी। और इस तरीके से उनकी जब एक्टिविटी को वो नोटिस AI की बॉट्स के थ्रू हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आया जो पर्सन है वो डिप्रेसिव है, यानी कि स्लो मूवमेंट, स्लो एक्सप्रेशन, डाउनवर्ड पोस्चर है, या फिर जो है वो हाइपर एक्टिव है। बिल्कुल सही। अच्छा लिशबा, मेडिकल का स्टूडेंट होना बज़ाते खुद एक चैलेंजिंग टास्क है, ऐसे में आप तहकीक और तहरीर को किस तरह से मैनेज कर पाती हैं, उसके लिए वक्त निकाल पाती हैं? जी बिल्कुल, टाइम तो बहुत ज़्यादा कम होता है, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिन रात मेहनत की है, जहाँ टाइम मिला वहाँ लाइब्रेरी चली गई, रात में वक्त मिला तो सब रिसर्च की, देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है, और बस इसके ऊपर फिर बुक लिखना स्टार्ट की। ज़बरदस्त। अच्छा लिशबा, आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, पाकिस्तान को लेकर वहाँ पर पेश करना, किस तरह का चैलेंज रहा ये? और वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े मुहक्किकीन भी होंगे, बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जो उसमें शिरकत कर रहे होंगे, तो एक छोटी सी बच्ची घबराई तो नहीं है? और कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी बिल्कुल, जब मैं इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड का इंटरव्यू भी दिया, तो तब भी उन्होंने यही बात की थी कि यू आर वेरी यंग एंड हाउ यू डिड इट। बट मैंने उनको यही एक्सप्लेन किया कि एज आपका डिफाइन नहीं करती है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज़ नेवर डन बाय एनीवन। तो जब मैंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पर, so I am not just the youngest, I am the only female in the whole world to integrate both the fields. माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा साथ में ये भी बताइए लिशबा कि आपके ख्याल में और जो माहिरीन थे उनके ख्याल में भी आपकी जो रिसर्च है उसमें सबसे ज़्यादा मौसर क्या चीज़ साबित हुई, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो आवाम के लिए, जो इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके, उस तहकीक में कौन से पोर्शंस रहे? बिल्कुल, जो हमारी सबसे अहम चीज़ थी वो डायग्नोसिस ही थी कि AI का यूज़ करके डायग्नोसिस की जा सके। और दूसरा रिहैबिलिटेटिव वार्ड्स का इसमें जिक्र किया, जो मेरी रिसर्च पेपर है उसमें मेरे भाई के साथ मेरा ये भी एक पेपर था कि हम रिहैबिलिटेटिव वार्ड्स बनाएं, क्योंकि रिहैबिलिटेशन की भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग हैंडीकैप हैं। तो अगर बॉट के थ्रू होगा तो वो एक सेम फोर्स, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ उसको परफॉर्म किया जाएगा। और डायग्नोसिस में जो है वो CNN को यूज़ किया हमने, मशीन लर्निंग का, जिससे कि ब्रेन ट्यूमर की डिटेक्शन हो। टेरिटोजेनेसिस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एक्सरेज की वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, व्हेन दे गो टू हॉस्पिटल, तो वहाँ पे बच्चों में लिम्स की फॉर्मेलिटी होने लग जाती है। तो उसको भी हम एक्सरेज को कंट्रोल करें यूजिंग AI, जिसकी वजह से ये इशू भी ना हो। ज़बरदस्त। अच्छा लिशबा, ये भी बताइएगा कि मुस्तकबिल में आपके क्या अहदाफ हैं, ख़ासतौर पर AI को लेकर, ज़हनी सेहत को लेकर, हेल्थ के शोबे के अंदर क्या अहदाफ सेट किए आपने?
फ्यूचर में तो मेरा पहले एक मेन गोल यही होगा कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च कल्चर को इंट्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक रिसर्च कल्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो स्कूल लेवल से और मेरा इनिशिएटिव ये है कि मैं पर्सनली इस चीज़ को खुद स्टार्ट करूँ और अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स उससे इसको स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मौके कम होने की वजह से या रिकग्निशन या एक्नॉलेजमेंट कम होने की वजह से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। तो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो यहाँ से कूच कर जाना प्रेफरेंस आपके लिए होगी या फिर यहीं पे सर्व करना? देखें, जब इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते हैं तो हम कहीं भी जाएंगे हम पाकिस्तानी ही रहेंगे। मैं जहाँ पे भी गई आई ऑलवेज रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम पाकिस्तान। ज़बरदस्त, विश यू गुड लक। और आलिशबा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके गोल्स के लिए, जो अहदाफ आपने सेट किए हैं। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर आलिशबा ईमान। बहुत छोटी एज में उन्होंने जिस तरह से आपको मनवाया है, पाकिस्तान को जिस तरह से आलमी सतह पर मनवाया है, बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे बच्चों के अंदर इतना टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उन्हें निखारने की, पॉलिश करने की ज़रूरत है। और फिर देखिए वो पाकिस्तान का नाम किस तरह से रोशन करते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और कुछ मसनूई ज़हानत की हम पहले भी बात कर रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मसनूई ज़हानत की दुनिया में एक इनकलाबी पेशरफ्त नाज़रीन सामने आई है, जिसने मशीनों के काम करने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। टेक्नोलॉजी की मशहूर कंपनी है एंथ्रोपिक। इसने अपने जहनी AI मॉडल क्लॉड में एक नया और ताकतवर फीचर ऑटो मोड मुतारिफ करा दिया जनाब। जी हाँ, अब क्लाउड एक खुद मुख्तार साथी की तरह काम कर सकता है। अब उसे हर छोटे बड़े कदम पर इंसानी मंजूरी या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये हालात का जायज़ा लेकर ख़ुद से फ़ैसले करने और पेचीदा कामों को पाए तकमील तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। तो कंपनी ने इसमें ख़ास दर्जाबंदी करने वाला निज़ाम भी शामिल किया है और ये निज़ाम किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए पहले से उसके ख़तरे का अंदाज़ा भी लगाता है। अगर क्लाउड को महसूस होगा कि कोई अमल नुकसानदेह हो सकता है तो वो उस काम को फ़ौरन रोक देगा, जिसकी हम लोग पहले भी बात करते हैं कि किस तरह से AI ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो उसकी हदबंदी, दर्जाबंदी भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कहीं इंसानों की जगह तो ले ही रहा है, कहीं इंसानों को नुकसान पहुंचाने की हद तक भी ना चला जाए। तो ये उसके अंदर जो क्लाउड के अंदर उन्होंने कुछ फीचर्स डाले हैं वो ये भी हैं कि अगर ख़तरा बढ़ रहा है या ख़तरनाक हद तक ये पहुँच सकता है अमल, तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा। जी हाँ, और ये वही बात है कि जो मूवीज़ के अंदर हम देख रहे हैं उसको अमली तौर पे भी होता हुआ हम देख रहे हैं। इस तेज़ी के साथ जिद्दत आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये इंसानों की फ़लाह के लिए हो, बेहतरी के लिए हो, इसके पहलुओं को देखना, जांचना और फिर उसे अमली ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम इश्यूज़ होंगे प्रोग्राम का हिस्सा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और एक अहम मौजू है आपकी, हमारी, हम सभी की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ। आज के दौर में ज़हनी सेहत के मसाइल तेज़ी से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, और इन्हीं में एक ख़तरनाक मगर असरअंदाज होने वाला या एक ऐसी चीज़ जिसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो है मामला गैस लाइटनिंग का। ये ना सिर्फ जज्बाती हेरा फेरी की एक शक्ल है, बल्कि एक ऐसी नफसियाती फरेबकारी भी है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के एतमाद को ख़त्म करके रख देती है। जी हाँ, तो गैस लाइटनिंग का शिकार जो फ़र्द है ना सिर्फ अपनी सोच, एहसासात और हकीकत पर शक करने लगता है, बल्कि दूसरों पर गैर मामूली हद तक इन्हिसार भी करने लगता है। और ये रवैया घरेलू ताल्लुकात से लेकर दफातर और अब सोशल मीडिया तक भी फैल चुका है, जहाँ मुतासर अफराद अक्सर अपनी शनाख्त और खुद एतमादी खो बैठते हैं, बल्कि दूसरों पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल भी यही है कि गैस लाइटनिंग को कैसे पहचाना जाए और कौन लोग हैं जो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसमें गैस का पहलू क्या है? टर्म क्यों इस्तेमाल? डॉक्टर साहिबा से जानते हैं। डॉक्टर समिया आतर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहिबा, आप ही से जानेंगे कि ये जो जुनेद भी जानना चाह रहे हैं कि गैस और लाइटनिंग का इसमें क्या अमल दखल है। एक तो ये जज्बाती हेरा फेरी, हम किस तरह से इसका शिकार हो जाते हैं, किस तरह से गैस लाइटनिंग का शिकार होते हैं और इससे बचा किस तरह से जा सकता है? ये एक टर्म है और इसका जो बेसिकली जो लोग इसका शिकार होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी हो जाता है, वो कुछ ख़ास किस्म के लोग इसका शिकार होते हैं। ये या तो ऐसे लोग होते हैं जो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं, यानी जिनका बचपन जो है उस किसी
तरह के ट्रॉमा में गुजरा होता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल ट्रॉमा होता है वो चाइल्डहुड निगलेक्ट होता है, इमोशनल निगलेक्ट होता है या फिजिकल निगलेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्रॉमा सिर्फ ये नहीं होता कि ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, ट्रॉमा ये भी होता है कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो बच्चों को वो तवज्जो, मोहब्बत, प्यार, शफकत, वैलिडेशन नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी, तो ये भी एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बनता है, और ऐसे लोग बहुत जल्दी गैसलाइटिंग का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा गमख्वार होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों का एहसास करने वाले होते हैं, नहीं, दूसरों का बहुत ज़्यादा एहसास करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनके जज्बात को महसूस करते हैं। अगरचे कि ये लोग तो हमारे लिए एक ट्रेजर होते हैं, ब्लेसिंग होते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते तो फिर ये लोग बहुत ज़्यादा गैसलाइटिंग का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ऐसे लोग के जो पहले से ही किसी तरह के सेल्फ डाउट में होते हैं तो वो लोग भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि गैसलाइटिंग जो है वो एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है, एक जहनी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है, और उसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इसका एक आप ये समझिए कि एक सबसे क्रिटिकल जो इसका आउटकम होता है वो ये होता है कि इंसान एक मुसलसल सेल्फ डाउट में चला जाता है। हमेशा वो सेल्फ डाउट में रहता है, डिसीजन मेकिंग नहीं करने पाता, उसको बहुत ज़्यादा आउटर वैलिडेशन चाहिए होती है, हर वक्त कंफ्यूज रहता है, ब्रेन फॉग होती है। डॉक्टर साहब, क्या बार बार माफ़ी मांगना, माज़रत ख्वाह रवैया होना या डायरेक्टली इसका इजहार कर देना, ये गैस लाइटनिंग का शिकार होना कैसे हो सकता है? और क्या रिश्तों के अंदर भी हम ये देख सकते हैं मामला, मियाँ बीवी के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, औलाद के अंदर और पेरेंट्स के अंदर? जी बिल्कुल, जो आपके जितना ज़्यादा करीब होता है असल में आपके लिए वो उतना ही ज़्यादा आप उसके आगे वल्नरेबल होते हैं ना, तो आप उतने ही ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं उस इंसान के आगे। तो गैस लाइटिंग जो है ये ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मैंने देखा है कि करीबी रिश्तों के अंदर होती है, रिलेशनशिप्स के अंदर होती है, क्लोज रिलेशनशिप्स के अंदर होती है। और अब तो क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ सोशल मीडिया का दौर है, तो वहाँ तो इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा फैल गया है, और हम ये देखते हैं कि इसके आप ट्रोलिंग करते हैं लोग, अगली कमेंट्स देते हैं, और ये सारा कुछ जो है ये एक इंसान को उसकी अपनी ही शिनाख्त के बारे में एक शक में मुब्तला कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक, और इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई हमारे साथ गैस लाइटिंग कर रहा है? ठीक है, इसकी कुछ निशानियां होती हैं। आप जब कोई इंसान आपको गैस लाइटिंग कर रहा है तो आपको अगर 2-3 चीजें पता हो तो आप उसको बड़ी जल्दी स्पॉट कर लेते हैं। मसलन एक तो ये कि वो बात को घुमा फिरा देगा, कहीं से कहीं ले जाएगा, ठीक है, एक टॉपिक पे नहीं रहेगा, एक चीज के ऊपर नहीं रहेगा, और वो इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि उसने आपके आगे किसी भी मामले की हकीकत को तब्दील करके दिखाना है। आपको ऐसे कमेंट देगा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो या कर रही हो, तुम ओवर सेंसिटिव हो, वहम में हो, तुम्हें तो याद ही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। तो इस तरह उस इंसान को एक मुसलसल सेल्फ डाउट में अगर कोई डालता जा रहा है। गैस लाइटिंग को मैनिपुलेशन भी कहा जा सकता है, इसका दूसरा वर्जन जो है वो दूसरा नाम मैनिपुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की इसकी फीलिंग है, जिस तरह के इसके बता रही हैं आप, वो मैनिपुलेशन के ऊपर भी उसी तरह से काम करती हैं। मैनिपुलेट करना भी लोगों को इसी तरह से होता है। बेसिकली गैस लाइटिंग जो है मैनिपुलेशन 2 तरह की होती है। एक होती है इमोशनल मैनिपुलेशन, हम जज्बाती तौर पर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, हम उनके आगे कुछ ऐसे जज्बात रखते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसान उस चीज़ को करने पे मजबूर हो जाता है जो हम चाह रहे हैं। मसलन एक बच्चा कहे मैं अपने आप को हार्म कर लूंगा अगर आपने मेरी बात ना मानी, ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। लेकिन ये जो गैस लाइटिंग है ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। आप ये समझें कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन में तो किसी इंसान ने अपना एक मकसद हासिल करना था ना, और उसने आपको जज्बाती तौर पर मैनिपुलेट किया और अपना मकसद हासिल कर लिया। गैस लाइटिंग के अंदर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। इसमें एक इंसान के आगे उसकी अपनी ही हक को आप कंफ्यूज कर देते हैं, डाउट में डाल देते हैं, उसके अपने ही ख्यालात को डाउट में डाल देते हैं, उसकी अपनी ही डिसीजन मेकिंग को ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो गैस लाइटिंग है ये उससे आप समझें कि इमोशनल मैनिपुलेशन से ज़्यादा ये
खतरनाक है ये जो आपकी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। अच्छा, आपने डॉक्टर साहबा कहा कि बच्चे जो कि बचपन में किसी न किसी महरूमी का शिकार या निगलेक्ट हो जाते हैं या फिर उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा कोई ना कोई खला रह जाता है जिसको ये गैस लाइटिंग से फिल किया जाता है या गैस लाइटिंग का शिकार हो जाते हैं वो बच्चे, तो क्या बच्चों को इससे बचाया भी जा सकता है, लोगों को इससे निकाला भी जा सकता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, किस तरह से लोगों को गैस लाइटिंग का शिकार होने से बचाया जा सकता है या अपने बच्चों को उससे महफूज रखा जा सकता है अगर खुदा ना खास्ता वो इसका शिकार हो गए हैं तो ये उनकी पर्सनैलिटी पर किस तरह से असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। हाँ, एक चीज़ की हम ऐसी एहतियाती तदाबीर करें कि अगला इंसान इस चीज़ के लिए वल्नरेबल ही ना होने पाए। इसमें अगर हम खुद अपने बच्चों को जो उनके अर्ली चाइल्डहुड है, उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई जो 5 से 7 साल का अरसा होता है वो एक इंतहाई अहम अरसा होता है। अगर उस टाइम के अंदर हम अपने बच्चों को प्यार, मोहब्बत, तवज्जो और शफकत दें, उनकी तारीफ करें, उनकी बात सुने, तो ये बड़े होकर एक ऐसे स्टेबल इंसान बनते हैं कि जो बहुत जल्दी इस चीज़ का शिकार नहीं होने पाता। क्योंकि आप देखें कि जो गैस लाइटिंग कर रहा है वो आपको सेल्फ डाउट में डाल रहा है और वो आप उसकी वैलिडेशन सीख करते जा रहे हैं। अगर ये मुझे कहेगा कि मैं ठीक हूँ तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ। तो एक तो ये कि प्रिवेंटिव मेजर तो ये है। उसके बाद अगर आप ये महसूस करें कि कोई बच्चा या कोई भी फर्द गैस लाइटिंग का शिकार हो रहा है और हमने जैसे कि कहा कि उसकी कुछ अलामात होती हैं, मसलन ये कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहता है, उसकी डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाती है। इसी तरह इमोशनल एग्जॉर्शन होती है, एक जज्बाती थकन होती है, यानी कि जिस्मानी सेहत तो बिल्कुल ठीक है लेकिन हर वक्त एक लो फीलिंग रहती है, लो मूड रहता है, लो एनर्जी रहती है। तो जब हम इस तरह के सिम्टम्स किसी में देखें तो उसके लिए फिर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि अगर वो एडल्ट है तो वो खुद भी कर सकता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप थेरेपी के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। मसलन एक तो ये कि आप अपनी जर्नलिंग शुरू करें। जर्नलिंग का मतलब अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात को लिखना शुरू करें। जब हम लिखते हैं तो हम उसको खुद भी गौर से देखते हैं और हम खुद अपने आप से मुखातिब होते हैं ना लिखने के दौरान में। तो एक तो ये है कि हमारा अपने आप से एक राब्ता बनेगा, क्योंकि गैस लाइटिंग में आपने देखा ना कि आपका सारा लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर चला गया है। बिल्कुल सही। तो आप तो अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए ना, आप अब तो कोई और आपका इंचार्ज बन गया है। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने लोकस ऑफ कंट्रोल को अपने अंदर वापस लेकर आए, खुद से रिकनेक्ट करें। तो ये जो जर्नलिंग है ये आपको इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप अपने आप से रिकनेक्ट होते हैं। इसी तरह अपने आप को खुद वैलिडेट करना सीखें। हर वक्त दूसरों की बातों के ऊपर ना जाएं बल्कि खुद से बैठकर सोचें और खुद से ये गुफ्तगू करें कि ये जो बात की जा रही है क्या ये वाकई सच है। अच्छा, क्या वाकई तो बच्चे हम क्योंकि माएँ बच्चों को बहुत ज़्यादा खुद पर डिपेंड रखती हैं, बच्चों को पहनना ओढ़ना क्या है, शॉपिंग उनकी कैसी होनी चाहिए, वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तो क्या ये चीज़ें माँ बाप भी कहीं बच्चों के ऊपर गैस लाइटिंग तो नहीं कर रहे हैं या बच्चे उस चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? ये इसमें कुछ फ़र्क है या फिर ये पेरेंट्स जो कर रहे हैं ये भी गैस लाइटिंग में आएगा? जी 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 बिल्कुल। असल में बच्चे जो हैं जब हम उनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं ना, और हम उनको इसलिए अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं कि हम खुद ये चाह रहे होते हैं कि एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप रहे हमारे बच्चे के साथ, हमें ज़िंदगी भर के लिए एक स्लेव मिल जाए, तो हम उनको अपनी ज़िंदगी में खुद मुख्तार होने ही नहीं दे रहे होते। सही। और ऐसे ही रिलेशनशिप्स के अंदर फिर पेरेंट्स अपने ही बच्चों के साथ गैस लाइटिंग भी करते हैं। जब कभी भी वो बच्चा इस सारे ट्रैप्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बचपन से ही अगर हमें अपने बच्चे की वेलबींग का ख्याल है और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी वो एक स्टेबल ज़िंदगी गुजारता रहे, तो फिर बचपन से ही हमें अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना होगा और उनको चॉइसेस दे और उनको बाउंड्रीज के साथ चॉइसेस देनी होंगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले खुद भी कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर समिया अतर साहिबा, लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद थी। गैस लाइटिंग होती क्या है, कौन इसका शिकार होता है, कौन इसमें मुब्तला करता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, सारे पहलुओं पर उन्होंने तफसील से रोशनी डाली है। उम्मीद है कि हमारी ज़िंदगियों में सुधार लाने के लिए ये कारगर साबित। बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस शेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हमारे ऊपर जो है वो अपनी सुपेरिटी शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें अपने बिल्कुल हमें अपने काबू में रखने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी मर्जी से ट्रैक पर चलाने वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही समझे हैं आप, वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी
कमज़ोरियों को खुद परखना होगा, खुद जांचना होगा और फिर उनके ऊपर ओवरकम करना होगा, ताकि हम किसी तरह से भी गैस लाइटिंग का शिकार ना हो जाए। जनाब, अब जाते जाते प्रोग्राम का क्योंकि वक्त भी बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचने को है, तो हम लोगों ने सोचा कि PSL 11 जो कि इफ्तिताही मैच कल हुआ है, लाहौर कलंदर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, तो इसको डिस्कस ना किया जाए ऐसा गलत होगा। तो हैदराबाद किंग्स मैन को 69 रन से शिकस्त दे दी है, जो कि वन साइडेड मैच देखने में भी लग रहा था और बाकायदा बल्कि हुआ भी। मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 199 रन का बड़ा स्कोर जो खड़ा किया लाहौर कलंदर्स ने। जुनेद, आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? जी हाँ, मैं किस तरह से देख रहा हूँ ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि वन साइडेड मैच था, लेकिन इसके लिए किस तरह से हैदराबाद को रिवाइव करना होगा, अगले मैचेस में कम बैक करना होगा। अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तज़किया हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपकी राय क्या है? वन साइडेड मैच रहा, कहाँ गलतियाँ हुई और बेहतरी लाने के लिए अब हैदराबाद को क्या करना होगा? वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, एक तरफ लाहौर कलंदर्स वो टीम जो बैक टू बैक 2 दफ़ा चैंपियन बनी, 10 साल का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है। दूसरी तरफ हैदराबाद की वो टीम जो फर्स्ट टाइम एवर अपीयर हुई PSL में, तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि लगातार 2 बार की चैंपियन को हैदराबाद की टीम हराए, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो भी हैदराबाद का कुछ अप टू द मार्क मुझे नहीं नज़र आता। एक ऐसा प्लेयर उनका कैप्टन है जो शायद T20 क्रिकेट में अक्रॉस द ग्लोब है सच फ्रेंचाइज क्रिकेट या T20 क्रिकेट खेलता भी नहीं है, वो वनडे या टेस्ट का ज़्यादा बेहतर फॉर्मेट का प्लेयर समझा जाता है। तो उसको अगर आपने कैप्टन बनाया, फिर उसके बाद आपका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट या बैटिंग डिपार्टमेंट चलो फिर भी ठीक है, इन कंडीशंस और इन पिचेस के लिहाज से आपका स्पिन डिपार्टमेंट कंप्लीट होना चाहिए था। आप डिपेंडेंट है। एक सैम अयूब आपको कितने ओवर्स करा के दे सकता है? वो 4 ओवर्स ही करा के दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो दरमियान में आपको ब्रेक थ्रू लेके दे। फिर सैम अयूब की बैटिंग पे बहुत ज़्यादा हैदराबाद की टीम की डिपेंडेंसी है और सैम अयूब का हमें पता है कि वो चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक तो भरोसा नहीं है सच। तो आई थिंक कि जब आप ये समझ लें कि आपने एक प्लेयर को 12 करोड़ 60 लाख में अगर खरीद लिया, तो आपने हातिम ताई की कब्र पे हाथ मार लिया और आप इस तरह से PSL जीत जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे होता है। आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना है। और हैदराबाद की टीम की आप प्लानिंग का यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कल अगर आप पहली इनिंग्स देखें, जब लाहौर कलंदर की टीम बैटिंग कर रही थी तो बॉल पे पिंक कलर आना शुरू हो गया। तो वो मुझे ये लगता है क्योंकि हैदराबाद की टीम फील्डिंग साइड थी और फील्डिंग साइड यूजुअली बॉल को उसकी एक साइड को शाइनिंग रखने के लिए ट्राउज़र के साथ रगड़ती है, उसको साफ करती है, तो वो ट्राउज़र का कलर बॉल पे आ गया। तो जब PSL जैसी लीग में आपकी किड्स का ये स्टैंडर्ड है और आपकी टीम इतनी प्रोफेशनल है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ही हाफिज़ है हैदराबाद की टीम का। अच्छा, ज़्यादातर ये भी बताइएगा अहमद भाई कि नसीम शाह का अकाउंट कल हैक हो गया था या फिर ये सिर्फ बातें ही थी? अब ये तो नसीम शाह ही बता सकते हैं, लेकिन हैकर ने शायद नसीम शाह के दिल की बात कर दी है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि एक तो टीम लाहौर कलंदर्स जो है 2 बार की विनर भी है, चैम्पियन है और फिर एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था। हम हैदराबाद को, किंग्समैन को देखते हैं कि एक तो वो पहली बार उतरे हैं, फिर उनका कॉम्बिनेशन भी उतना अच्छा नहीं है। तो क्या समझते हैं कि इसी कॉम्बिनेशन या इसी टीम के साथ वो मज़ीद कोई बेहतरी ला सकते हैं? ये पिच भी आप देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स के लिए या फिर बैटर्स के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन स्पिनर्स का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम देख रहे हैं कि बॉलिंग के शोबे में उन्होंने उतना गौर नहीं किया इस पिच के हवाले से या इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। तमाम क्रिकेटर्स को, तमाम लोगों को शामिल करते ग्राउंड में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में लास्ट ईयर इन्हीं पिचेस पे जब PSL के मैचेस हुए थे तो 160-170 करना भी मुश्किल हो रहा था टीम्स के लिए, चेस करना। ठीक है, सिटी में ज़्यादा रन्स बन जाते हैं, कराची में ज़्यादा रन्स बन जाते हैं, लेकिन लाहौर में इतने रन्स होना, जब इतने रन्स हुए तो तभी लग रहा था कि ये वन साइडेड मैच होगा और वही हुआ। अब आपके पास जो किंग्समैन के पास जो ये भी बाबर आजम की तरह बस नाम में इनके किंग है, परफॉर्मेंस इनकी कोई किंग वाली नहीं है। लेकिन जो आपके पास अब स्क्वाड में अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो यही हैं, आप इन्हीं को शफल कर करके खिला सकते हैं। लेकिन जब आप पिक किए ही नहीं है क्वालिटी ऑफ स्पिनर, तो फिर आप क्या करेंगे? सैम अयूब आपको 4 ओवर करके दे सकता है, उसको भी आप मार्नस लंबरशेन साहब जो है वो
चौथे पांचवें ओवर के बाद जाके लेके आ रहे हैं। वो भी कल उसकी भी कप्तानी मुझे देख के यही लगा है कि वो आगा सलमान पार्ट 2 और बाबर आजम पार्ट 3 ही है लबशेन भी। सही है। अच्छा, फ़खर जमान की बल्लेबाजी को क्या कहेंगे, कितना क्रेडिट जाता है? तो आप जिस तरह खुद भी कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर इतना बड़ा स्कोर बन जाना भी वन साइडेड मैच की वजह बन गया। अच्छा, फ़खर जमान का ये है कि एज फार एज ही इज़ फिट इनफ, आई थिंक कि वो हमेशा से प्रूव करते हैं कि ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द टाउन, जिस तरह का उनकी एग्रेसिव अप्रोच या इंटेंट होता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिहाज से भी और लाहौर कलंदर के लिहाज से भी अगर उसकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए, वो अगर फिट है तो वो ऑटोमेटिकली आपको रन्स कर। फ़खर एक वाहिद ऐसा बैट्समैन है कि जिसकी फॉर्म का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है उसकी कंप्लीट फिटनेस के साथ, क्योंकि यूजुअली कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो अगर 100% फिट नहीं भी हैं, थोड़ी बहुत कमी भी है, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं परफॉर्म कर दें, लेकिन फ़खर तभी फुल फ्लो में परफॉर्म करता है जब वो फिट है। तो आई थिंक ये वर्कलोड मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंड करता है, और अगर वो अच्छे तरीके से होती है तो वो ऐसे ही आगे भी परफॉर्म करता है। और हमने देखा कि 3000 रन्स भी उनके मुकम्मल हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक भी हो। आपके ख्याल में हैदराबाद किंग्स को अपनी बैटिंग लाइन में, बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करना पड़ेगी अगर उन्हें वापसी करनी है तो? देखिए, बैटिंग ऑर्डर अगर आपका तगड़ा है, आप 200 कोर्ट पे लगा भी देंगे, तो अगर बॉलिंग आपकी ठीक नहीं है तो वो 200 चेस भी हो जाएगा। प्रॉब्लम तो ये है, आपके पास जो फास्ट बॉलर हैं वो है मोहम्मद अली, आकिब जावेद, जिनकी लाइन लेंथ ही नहीं सीधी, जो सिर्फ और सिर्फ पेस पे रिलाई कर रहे हैं। बैट्समैन बस खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है, उठा के बाहर फेंकता है। पावर प्ले में जितनी उनकी पिटाई लगी है और ओवरऑल उनकी जितनी, ये तो आपके पास तो कोई काउंटर अटैक ही नहीं है, और हाथ पांव आपने अपने खुद ही काट दिए हैं स्पिनर ना खिला के। तो बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, बैटिंग आप 200 रन भी लगाएंगे, बॉलिंग अच्छी नहीं है, वो 200 रन चेज हो जाएंगे। तो अब आपने जो भी सिलेक्शन की है, जो भी स्क्वाड बनाया, यही ऑप्शंस हैं आपके पास, इन्हीं को आप शफल कर करके खिलाएं। कोई तुक्का चल गया, लेकिन मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इनसे। बिल्कुल सही। अच्छा अहमद भाई, लाहौर कलंदर्स इस फॉर्म को बरकरार रखते हुए टाइटल के मजबूत दावेदार बन सकते हैं? देखें, आप लोग तो लाहौर से हैं, आप तो यही चाहेंगे कि लाहौर ही हर बार जीते। लाहौर हर बार जीतेगा तो बोरिंग हो जाएगा, पीएसएल किसी और टीम को भी जीतने दें। लेकिन नो डाउट कि कॉम्बिनेशन में चांस है, जो आप बात कर रही हैं मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूं। बिल्कुल तो चांस आप है। किसको चाहते हैं कि अहमद भाई कौन सी टीम जीतनी चाहिए, आप किसकी साइड पर हैं? देखें, मैं तो सारी टीम्स ही अपनी है, क्योंकि मेरा जो ब्रॉट अप है या ज़्यादा टाइम क्योंकि सारा पिंडी में गुजरा है, तो मैं चाहूँगा कि पिंडी की टीम जीते। ऑल दो कि मुझे उन पर बड़ा गुस्सा है कि जिस तरह की उनकी ब्रांडिंग है वो इस तरह की है जैसे हम की नमाज के बाद वो मस्जिद के बाहर से गोला खाते थे ना, रंग बिरंगा, तो उन्होंने बिल्कुल ही ब्रांडिंग सारी पिंडी की टीम का सत्यानाश किया हुआ है। लेकिन आई होप कि परफॉर्मेंस अच्छी। इंशाल्लाह बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं रावलपिंडी की टीम के लिए भी। पिंडी बॉयज़ का एक अपना भी शशका होता है ना, वो उन्होंने सारे कलर्स उसमें कोशिश की है। थैंक यू सो मच अहमद कुरैशी थी। और हमारे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है लाहौर कलंदर्स के साथ, क्योंकि हमारा ताल्लुक लाहौर से है, तो हमारी ख्वाहिश है कि लाहौर इसी तरह से जीते। लेकिन फिर भी हमारी दुआ जो है वो तमाम टीमों के लिए, तमाम टीमें जम के खेलें, अच्छा खेलें, और फिर विनर तो किसी एक ने होना ही है, लेकिन तमाम टीमों की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अहमद कुरैशी, स्पोर्ट्स तज़कियाकार, और मुलाकात होगी आपसे मंडे को। प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।